देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जीव, ठीक है, अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषम पोषी कहलाते हैं। ये भी सही है, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, आपकी क्लासेस 7 की शुरू हो चुकी है। ठीक है, 7 शुरू हो गया है, जिसमें पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। ठीक है, तो स्वशोषी क्या बोलते हैं इसको, स्वपोषी किसे कहते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। ठीक है, विषम पोषी की बात करेंगे, जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसे आप लोग क्या याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसे किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है। तो किसे कहते हैं, तो पत्ता को कहते हैं। किसे बोलते हैं, पत्ता को। ठीक है, पत्ता को मतलब क्या बोलते हैं, खाद्य की, पादप की खाद्य फैक्ट्रिया किसे कहा जाता है, पत्ता को कहा जाता है। रीजन, तो पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण मुख्यतः पत्तियों के द्वारा होता है, इसीलिए पत्तियां पादप की क्या है, तो खाद्य फैक्ट्रिया है। ठीक है, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाने तथा बहिकाओं के माध्यम से पत्तियां तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और जल भी चाहिए। ठीक है, तो सारे के सारे चीज जो है सभी सबके होगी। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, आवश्यक है। इसको आपको ध्यान में सर, रखना है। ठीक है, सभी। ठीक है, हाँ सभी। एक क्या बोलिए। एक सुन, एक पेड़ जो होगा तो मतलब जितना भी खनिज पदार्थ है वो पत्ता से ही लेता है, उसका जड़ भी ना होगा सर। लिखा हुआ क्या था वहां पे, प्रोटीन का खाद्य फैक्ट्री, मतलब प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, पत्ता वाला प्रश्न। यहाँ पे था पादप की खाद्य फैक्ट्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, पत्ता को ठीक कहते है हैं, सर। मतलब भोजन कहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, तो पत्ता में स्टोर होता है, कहने का मतलब ये हुआ। अच्छा बाकी ठीक है सर। विभिन्न हिस्सा मतलब विभिन्न कामों में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जड़ से मतलब जल ग्रहण करता है, खनिज लवण ग्रहण करता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सूर्य प्रकाश की, बात करेंगे तो स्टोमाटा होता है, उससे होता है। ठीक है, विभिन्न काम में हिस्सा लेता है। सूर्य प्रकाश संश्लेषण का अनिवार्य हिस्सा, जिससे सभी जंतुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन तथा भोजन की मतलब क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, पत्तियों में हरा वर्णक होता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, तो एयर से ही मिल जाएगा उनको। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पत्तियों के अलावा पादप के दूसरे हरे भाग में भी प्रकाश पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन दोनों बनते हैं, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अतः कथन दो क्या है, सही है। ठीक है, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो गलत है, सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। ठीक है, पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जलों की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो आपका सेकेंड वाला सही है, बाकी पहला गलत है। अब देखेंगे, क्योंकि कुछ पादप ऐसे भी है, ठीक है, जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, जैसे अमरबेल। ठीक है, क्या परजीवी होता है ना। ठीक है, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ठीक है, ध्यान रखें। तो ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं कहलाते, क्या बता, विषम पोषी कहलाएंगे। मानव मानव क्या है, समपोषी है या फिर विषम पोषी है, क्या है मानव, मानव क्या है, हेलो। विषम पोषी। अरे बोलते क्या नहीं आप लोग, कमाल है। मिट्टी के उपस्थिति में कुछ जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थ में परिवर्तित करके मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं, जिससे पादपों की, ठीक है, जड़ों की सहायता में जल के साथ अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए कथन दो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़ कर अपना आहार प्राप्त कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, घट पर्णी। ठीक है, ठीक है, घटपर्णी। घट पर्णी क्या होता है, एक्चुअली इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए क्या करता है, इंसेक्ट को पकड़ता है। घाट पड़ने की बात करें, हिंदी में इसको बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं पिटचर प्लांट। क्या बोलते हैं इसको, पिटचर प्लांट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या होता है, एक सेंटीवोरस होता है, मतलब कीटभक्षी होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें इसमें और क्या क्या एग्जाम में पूछ लेता है, एग्जाम इनमें से कौन सा, ठीक है, कीटभक्षी नहीं है, तो घटपर्णी है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, संड्यू है। ठीक है, सबके सब क्या कीटभक्षी है। ठीक है, आप चलेंगे निम्नलिखित में से बात करेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे से बांटते हैं, ठीक है, सहजीवी, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाता है। ठीक है,
वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैव पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं मृत जीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, दोनों ध्यान सही में है। रखेंगे तो क्या होगा, तो दोनों के दोनों दोनों सही है। ठीक है, सही है। क्या है, दोनों सही। क्यों सही है दोनों, तो वो पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते सहजीवी कहलाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, वह जीव, ठीक है, जो किसी मृत एवं जैविक, ठीक है, पदार्थों से भोजन प्राप्त कर मृत जीवी कहते हैं। मतलब उसे प्राप्त तो कर रहा है लेकिन दे कुछ नहीं रहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, दोनों के दोनों का सम सही है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना भोजन आवास भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषण प्राप्त करना मृत जीवी पोषण कहलाता है। कवक मृत जीवी पोषण का उदाहरण है। कवकों की पोषण प्रणाली विभिन्न प्रकार की होती है। वे मृत अथवा ठीक है विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक, ठीक है, रसों का स्राव करते हैं जिनसे विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। कवक इस विलयन का उपयोग अवशोषण के रूप में करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी संबंध है, सहजीवी किन में संबंध हो सकता है बताइए। सवाल और बैक्टीरिया। शैवाल और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, मतलब ऑप्शन नंबर बी। दूसरा है। शैवाल, तीसरा कवक, चौथा। शैवाल कवक, एक दो और पादप और जीवाणु, तीसरा भी। पादप जीवाणु होगा। जैसे कि तो 1 2 4 कैसे हो एक दो सकता है, 2 चार 3 ऐसा ऑप्शन में नहीं है। राइजोबियम। हाँ पादप राइजोबियम जीवाणु वाला तो हंड्रेड एग्जाम्पल। परसेंट होगा। दूसरा होगा चार पक्का तो होगा पक्का। ही, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, 2 3 2 4 2 3 4 ये होना होगा। चाहिए ऑप्शन। ठीक है, हम्म डी नंबर। सी ऑप्शन लिया है, सबका गलत। सी में क्या क्या है, है? एक और चार है केवल। सवाल कवक और कवक और बैक्टीरिया का तो जीवाणु। हमने पढ़ा नहीं था, एल्गी और बैक्टीरिया जो बनाते हैं पानी में। देख लेते हैं क्या है इसका सोल्यूशन। ठीक है, हम्म, अब यहाँ पे देखेंगे शैवाल और कवक के बीच में सहजीवी संबंध होता है जिसे लाइकेन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो पता ही था। शैवाल में जी। क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, कवक शैवाल में रहने का स्थान है। ठीक है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। ठीक है, पादप और राइजोबियम जीवाणु में सहजीवी संबंध उदाहरण है। ठीक है, पादप और राइजोबियम जीवाणु की सहजीवी संबंध का उदाहरण है। ये जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्या नहीं बनाते हैं, तो राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये चना मटर मूंग सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले पादप इन जीवाणुओं को अपना आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ऑप्शन कौन कौन है, तो ध्यान रखिए, सबसे शैवाल और कवक और पादप और राइजोबियम जी। जीवाणु। ठीक है, चलिए बात करेंगे। तो राइजोबियम तो जीवाणु ही ना है, सहजीवी का नहीं होगा एग्जाम्पल। मतलब सहजीवी मतलब क्या, अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं तो आप भी हमको कुछ दे रहे हैं, डिपेंडेंसी होनी चाहिए दोनों के ऊपर। ये कोई जरूरी है पादप क्या सबके देता लिए? है, अब बिल्कुल जरूरी है। सहजीवी का मतलब एक दूसरे पर अपना निर्भरता। ये शैवाल क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाता है, कवक नहीं कर पाता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि क्लोरोफिल में नहीं जबकि इस कवक में नहीं होता था। कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है एवं जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध करता था, तो बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। जब पादप की बात करें, पादप को क्या मिलता है, राइजोबियम जीवाणु से नाइट्रोजन मिलता है। अब पादप इसको रहने के लिए घर आवास वगैरह देता है। प्रजीवी से किसी फायदा नहीं हो। देखिए एक सहजीवी होता है, एक होता प्रजीवी होता है। प्रजीवी क्या करेगा, आपसे फायदा तो मतलब आपसे फायदा तो लेगा और आपसे उसको कोई फायदा नहीं, लेकिन बदले में आपको नुकसान भी पहुंचाएगा। ठीक है, उसको प्रजीवी कहते हैं। ये सहजीवी होगा। एक और क्या था, एक क्या था, एक फंगस और वो सहजीवी एल्गे। हो गया, एक क्या बोलते हैं उसको, एक मृत जीवी होता है। ठीक है, तो मृत जीवी क्या होता है, मृत चीजों मृत पर जीव। निर्भर रहता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब प्रजीवी नुकसान भी पहुंचाता है, जैसे क्या जोंक क्या है, प्रजीवी है। क्या जोंक से फायदा क्या हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। जैसे मवेशी को फायदा नहीं होता है ना जोंक से, लेकिन मवेशी का क्या होता है, खून चूस जाता है। परजीवी। ठीक है, एक मूवी आई अमर थी पैरासाइट। केचुआ से अमर बेल केचुआ से तो है। फायदा होगा। हाँ, केचुआ कुछ नहीं है, तो के, केचुआ तो नॉर्मली, केचुआ परजीवी सजीवी में थोड़ी ना आता है। केचुआ तो नॉर्मल जीव। एक होता है अमर बेल। अमरबेल क्या है, अमरबेल क्या है, वो परजीवी वो भी है। परजीवी है। इसको परजीवी हो कसकट्टा कहते जाएगा। हैं, उसको कसकट्टा कहते हैं ना इंग्लिश में। कैस्पेट। दूसरे का आश्रित होता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो परजीवी नुकसान भी पहुंचाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण से वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो रंध्र, रंध्र को बोलते हैं रंध्र। स्टोमाटा। स्टोमाटा।
ठीक है। हाँ, चलिए ये सब एग्जाम में आएगा। अगर इसको साइंस अगर आप कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, पूरा अगर पढ़ लेते जो भी 148-49 पेज का है, आपको दरोगा में बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, साइंस आपका सारा यहाँ से हो जाएगा। बीपीएससी पत्ती में के काम सत करेगा सर। सब में करेगा, हम तो इसको कई बार करवाने वाले हैं, 10 से 15 बार हम इसको करवाएंगे। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु में उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र, ये रंध्र द्वारा कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है, अगर नया वाला में बढ़ाया होगा तो बताइएगा, नया वाला ले लेंगे। प्रकाश संश्लेषण परिक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। ये कितना कार्बोहाइड्रेट सर? मुख्य रूप 250 से इनसे पेज का मिलकर है। बना होगा। नया वाला उसमें कितना है? सही तो है, कुछ नहीं बढ़ाया। इसमें 250 पेज का 148 है। पेज है। तब तो बहुत बड़ा है सर, 100 पेज सीधे छोड़ दिया। मेरे वाले में 200 क्वेश्चन 250 देखिएगा है। ना, सतवा वाला में देखिए तो पहला चैप्टर में कितना क्वेश्चन है। तो बताइए इसमें कार्बोहाइड्रेट किनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, 11 तो सबसे कार्बोहाइड्रेट में 11 है कार्बन सर। होगा। कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं होता है। ठीक है, नहीं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बन से कार्बो, ह से हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन तो चाहिए। ठीक है, इनसे मिलकर मतलब क्या होता, बना होता है। दालों की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दालों की फसलों के लिए मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि दालों की फसल मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती है, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। बताइए, दालों की फसलों के लिए सही मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक पहला देने की सही है, आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिल्कुल सही है, नहीं दूसरा पड़ता, गलत क्योंकि है। राइजोबियम होता है, क्योंकि दालों की फसल मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण गलत है, करती है, दूसरा बल्कि कुछ गलत है। विशेष जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। तो प्रदान करते नहीं है, लेते हैं ना। क्या लेते हैं। हम्म, हाँ लेते हैं। तो बढ़ाया पहला कहाँ पर? सही है, क्या इसमें दूसरा भी होगा गलत इसमें, 11 है, उसमें भी 11 है। देखते हैं कहाँ पे बढ़ाया। ए सही अधिकतर, मतलब ए में क्या है, है। कथन और कारण दोनों सत्य। ए गलत। कारण कथन की सही व्याख्या है, क्योंकि दालों की फसल मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती है, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन प्रदान, ठीक तो है, और कुछ हाँ विशेष सही है। जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, हम लोग गलत पढ़ रहे थे। ठीक है, सही है। ठीक है, कौन सा जीवाणु होता है, तो राइजोबियम होता है। ठीक है, ध्यान, कहाँ पे पाया जाता है ये, तो जीवाणु बात चना, मटर, मूंग ठीक है। तथा अन्य फलीदार पादपों जड़ों में रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्राणियों में पोषण। ठीक है, स्टारफिश, जो तारा मछली कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं। भक्षण के लिए कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है, तथा जंतु के कोमल भाग को मतलब खाती है। क्या सही है, ध्यान में रखेंगे, दोनों को दोनों सही है। ठीक है, क्या स्टार फिक्स मछली है क्या, नहीं स्टार फिक्स मछली है कि नहीं, मछली फिश नहीं नहीं है। है। ठीक है, फिश नहीं है। नहीं है ठीक है, सर, उपयुक्त दोनों लेकिन कथन डॉग सही है। फिश है। तारा मछली भोजन, हाँ डॉग फिश है, तारा मछली भोजन को सीधे आमाशय से ही ग्रहण करती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को मतलब क्या करती है, आहार करती है। ठीक है, कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है, तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। ठीक है, आमाशय आपस में शरीर में चला जाता है, तथा आहार धीरे धीरे मतलब क्या होता है, पचता है। ये ध्यान में तारा रखेंगे, अब मछली बात करेंगे। इकाइनोडर्मेटा समूह के अंतर्गत आ जाएंगे ना। हाँ, काइनोडर्मेटा में आता है, बिल्कुल ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। पाचक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है, जो भोजन में मतलब क्या होता है, सहायक होता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती है। गलत है, पाचक रस अमाशय से ही होना चाहिए, कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से। अमाशय की आंतरिक भित्ति। ठीक है, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियां पाचक रस मतलब क्या करती है, निकलती है। कोई भी मतलब पाचक रस वगैरह अमाशय से जनरली निकलती है। ठीक है, तो सेकेंड वाला गलत है। अमाशय, असत्य कौन है, दूसरा असत्य पूछ असत्य रहा है। है, अरे दूसरा सही है, दूसरा पहला पहला सत्य और असत्य दूसरा है। ठीक है, सत्य। दूसरा तो सही है, ठीक तो लिखा हुआ है। अमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियां पाचक रस करती है। पहला गलत क्यों है, तो पाचक यहाँ पे क्या सरल नहीं होता है, ठीक है, जटिल होता है। जटिल को सरल बनाता है। पाचक रस जटिल जटिल पदार्थों को सरल बनाता है, यहाँ पे सरल पदार्थों को जटिल नहीं बनाता है। ठीक है, जटिल पहले होगा, सरल बाद में जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गलत हो गया, ध्यान से बनाया कीजिए, नंबर कम आएगा। निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है, ठीक है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सही है। हाँ यकृत सही है। पित्तरस स्रावित करती है, सही है। गलत है, ये ठीक है, नहीं करती लिखा नहीं है। करती। ठीक है, तब बात करेंगे। हम्म, पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो दूसरा सही है। ठीक है, सही है। वन और यकृत पित्त थ्री। रस का स्रावन
गलत है, क्योंकि मतलब क्या ये बोलते वर्ड हैं सही देखें, होता क्योंकि यकृत पित्त का स्रावन करता है जो एक थैली संग्रहित होता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। अन्य दोनों कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था जो गलत हो गया? उसमें नहीं दिया दूसरा, हुआ था। यकृत पित्त इधर स्रावित नहीं नहीं करता, अच्छा नहीं करता, लेकिन करता है, ठीक है। और जहां पे हम्म। पित्तरस जमा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं पित्ताशय। उसको? गॉल पित्ताशय। ब्लैडर। देखिए, रूमीनेंट अथवा, ठीक है, रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है। बाद में, ठीक है, जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तथा इसे चबाता है, ठीक है। इसे रोमथन, जुगाली करना कहते हैं। बताइए सही है तीनों तारा। सही है। दूसरा क्या तीसरा होगा? तो ध्यान सही है। रखेंगे, सारे के सारे मतलब क्या है? सही है, ठीक है। उपर्युक्त सभी कथन सही है। घास खाने वाला जंतु वास्तव में पहले घास को जल्दी जल्दी निकल कर आवासय के एक भाग में भंडारित कर लेती है। यह भाग रूमेन प्रथम आवासय कहलाता है। रूमिनेंट में, ठीक है, आवासय 4 भागों में बटा होता है, ठीक है। रूमेन में भोजन का आंतरिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में ले लेता है जिसे चबाता है, ठीक है। इस प्रक्रम को रोमथन मतलब जुगाली करना कहलाते हैं। ऐसे जंतु रूमिनेंट होते हैं, बोले ज्यादातर घास खाने वाले, ठीक है। घास में सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अनेक जंतु एवं मानव सेल्यूलोज को पचाना नहीं पाते, इसी कारण ये घास नहीं खाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रूमिनेंट में क्षुदांत एवं बृहदांत के बीच में थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंशनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पे कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए अनुपस्थित होते हैं, इसलिए मनुष्य जो होता है क्या नहीं कर सकता है? घास नहीं खा घास सकता। हाँ, नहीं ठीक खा है, जब सकता। घास नहीं खा सकता है। दूसरी बात मतलब, और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखिएगा, जब ये लोग रूमिनेंट करेंगे, मतलब जब जुगाली करेंगे तो उससे मीथेन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस मीथेन गैस मीथेन। निकलता है। कौन कर सकता है? गाय भैंस ये सब कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखिए। अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोषीय जीव है। जलाशयों में पाया जाना, अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता रहता है। अमीबा की कोशिका, एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रिका एवं कोशिका के द्रव्य बुलबुले के समान अनेक घनिया होती है। क्या सही है? तीनों सही है। बताइए। पहला दूसरा तो सही है। पहला दूसरा तीनों, सही है। तीसरा ठीक है, नहीं तीनों ही आता सही है। है, ठीक है। अमीबा के समय में उपयुक्त सभी कथन सही है। यह जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलती रहती है। इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रिका एवं कोशिका द्रव बुलबुले के समान अनेक संघनिया उपस्थित होती है। मिलाना है आपको, मिलाइए। अम्ल का निर्मोचन कौन करता अमाशय है? अमाशय में होता है। अमाशय। बरियात। चमक होती है। छोटी आंत होता पचे हुए भोजन के दूसरी बार गांव में पचे हुए अवशेषण। में कंप्लीट रेशन बड़ी आंत। छोटी आंत से मल बाहर निकलता है, क्या सबसे कहा? बड़ी बड़ी नहीं, सबसे बड़ी ग्रंथि ये होगा। अवशोषण। यकृत हो जाएगा। बड़ी आंत में जल अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का। होगा। ये ऐसे, हाँ। जी। मतलब बी। ए का ए 4 का ठीक है, 4। बी का डी 2 का ठीक है, सी 3। का 1, सी का 3 ठीक है, डी का 1 ठीक है, समझ डी गए। का 1। अब चलेंगे, अमाशय का आंतरिक स्तर सतह क्षेत्रफल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसका, जो आंतरिक उसको सुरक्षा प्रदान करता है? मुकस। म्यूकस, हाँ म्यूकस बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिंदी में क्या है? श्लेष्मल, ठीक है। कितना खतरनाक लग रहा है ना। अम्ल ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। साथ ही वह माध्यम में अम्लीय बनाता है जिसे पाचक रसों की क्रिया में सहायता मिले। पाचक रस, जठरस प्रोटीन की सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति के स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। जल एवं कुछ लवण बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पित्त रस का स्रावन करती है। पित्त रस वसा के पाचन में क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा महत्वपूर्ण खाद्य संगठक है। इनका पाचन जंतुओं के शरीर में इसी रूप में होता है। बताइए गलत है। क्या है? पहला तो सही है, ध्यान रखें, दूसरा पहला गलत है। सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। इनका पाचन जंतुओं के शरीर में इसी रूप में नहीं होता है, ठीक है। वे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, वसा, विटामिन हमारे शरीर के महत्वपूर्ण संगठन है, परंतु इनका पाचन हमारे शरीर में इसी रूप में न होकर इनके छोटे छोटे अवयव के रूप में होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, पाचन ग्लूकोज के रूप में, वसा का वसा का वसा पाचन अम्ल या फिर ग्लिसरॉल के रूप में, प्रोटीन का पाचन एमिनो अम्ल के रूप में हमारे बॉडी के लिए होता है, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें कितना प्रश्न है 7 क्लास में? देख कीजिए किताब में।
पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार करें। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। बसा, तो नहीं है ठीक है, सर, बसा 8 ही है। ग्लूकोज में परिवर्तित, ये भी ठीक है। प्रोटीन अम्ल अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो सारे के सारे बताइए। कथन सही, क्योंकि नीचे भी यही सोल्यूशन दिया होता है। हमारे बॉडी को कितने प्रकार के प्रोटीन कितने प्रकार का अमीनो एसिड? 20 प्रकार। 29। 20। 20 प्रकार का चाहिए होता है। 10 बॉडी निर्माण करता है, 10 बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे, रेशों से वस्त्र तक, ठीक है। पर ये निम्नलिखित कथनों पर विचार के जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। रेशम रेशम के रेशे रेशम कीट के कोष से प्राप्त होता है, ठीक है। भेड़ बकरी तथा याक ऊन देने वाले जंतु है, ठीक है। साथ में इसमें खरगोश भी जोड़ लीजिए, क्योंकि खरगोश को उनको क्या बोला जाता है? अंगोरा। अंगोला। अंगोला नहीं, वो देश है, अंगोरा है ये, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ अंगोरा, अंगोला नहीं। क्या है? एक होता बकरी होता है जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, उससे जो मिलता है ना उसको पश्मीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्मीना। आवाज नहीं आ रही है सोनू जी? नहीं, हाँ पश्मीना ही बोल। मेरी आवाज नहीं जा रही है। नहीं नहीं, उनका नहीं आ रहा, पश्मीना बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे, ठीक है। अब ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हाँ, और भारत में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन करने वाला? लद्दाख या जम्मू कश्मीर। राजस्थान। नहीं, क्या राजस्थान। अरे सोनू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, कब कट कराइए आप, ठीक है। राजस्थान। लेकिन जो क्वेश्चन जो पढ़ा है ना इसमें दिया हुआ अंगोरा ऊन अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त होता है, गलती। गलत अंगोरा है। नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में, गलती। सही पश्मीना है। सही है। अरे नहीं नहीं, मतलब गलत है। पश्मीना अंगोला नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम फरों का, ठीक है, बनाई ठीक है, जाती है। कह रहा है। पश्मीना शॉल अंगोरा नस्ल की बकरियों पे, ये सही लग रहा है, ठीक है। केवल 3 आंसर कथन, देखिए 3 मैं गलत भी। है। वो उल्टा दोनों हो गया सब। वो दोनों सही है। अंगोरा बकरी लग भी ही है, रहा और था, बकरी होती है यस। अरे और खरगोश भी होता है। दोनों होते खरगोश हैं पढ़े अंगोरा। थे, बकरी नहीं पढ़े थे, गजब हाल है। अब बकरी तो पश्मीना शॉल खरगोश। अंगोरा नस्ल की बकरियों के त्वचा पे, ये गलत है। तो देखे भी थे, इतना पश्मीना तो सुंदर। बकरी से होता है। ये सही है। अंगोरा, पश्मीना। ठीक है। कैसे पता? अंगोरा तो इसका ही होता है ना, क्या नाम है इसका? रैबिट का रैबिट होता होता है। है। देखिए, देखते हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि कश्मीर की मशहूर पश्मीना शॉल कश्मीरी बकरियों की त्वचा, तो बताए थे वो तो बकरी के त्वचा पे ही फर से बनाई जाती है। अंगोरा उनका अंगोरा नस्ली बकरियों से हाँ, प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू कश्मीर के गोट पहाड़ी का क्षेत्रों भी में पाई ब्रीड जाती है है। सर, अंगोरा। अच्छा, लेकिन ये केवल यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। अब पश्मीना तो बकरी से प्राप्त ही होता है। अच्छा, गोट का भी ब्रीड है नहीं, लेकिन मुख्यतः रैबिट पढ़ा था मैं। रेशम के संबंध में, ठीक है, रेशम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर, रेशम फाइबर को रेशे प्रोटीन से प्राप्त होते हैं। रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त होते हैं। तो सारे के सारे सही है, ठीक है। ये जो फाइबर जो होता है ना रेशम का, प्रोटीन होता है, ये भी आपको ध्यान में लगे, सही है, ठीक है। भारत में रेशम उत्पादन के संबंध में निम्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट पालन कोकून से रेशम निकालने की कच्चे रेशम के वस्त्र निर्माण तक अधिकतर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। भारत रेशम उत्पादन भारत विश्व में अग्रणी राज्यों में से एक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत के किन से राज्य में रेशम उद्योग का काम होता है? तो कर्नाटक में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आंध्र प्रदेश में, इन सब में होता है, असम में भी होता है, ठीक है। और बात करेंगे बिहार का भागलपुर सिटी को सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दुनिया का मात्र एक ऐसा देश है जिसमें चारों प्रकार का रेशम आपको भारत में मिल जाएगा, जैसे टसर है, मूंगा है, कोसा है, और एक और भी रेशम होता है, भूल रहा हूँ, ठीक है। रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है? इसका मृदु रेशा स्टील के मलबरी तार है जितना सर। मजबूत होता है, मलबरी, हाँ ठीक है। तसर, मूंगा और कोसा रेशम की किस्में की बात सर करेंगे, हम मैंने सारे के ये सारे। पूछ रहा था सर कि जैसे हम्म, सियार का जो रहने वाला जगह होता है उसको माद बोलते हैं, तो वो खरगोश की रहने वाले जगह को क्या बोलेंगे? डैम खरगोश या भी तो कुछ, उसमें क्या बोलते हैं उसको भी माद, क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? अरे ऑप्शन नहीं है। खरगोश तो बिल वगैरह में रहता है, नहीं क्या बोलते हैं, हाँ उसका नाम तो है। जनरली तो बिल में ही रहता टर्टल्स है। बोलते हैं। ऑप्शन रहेगा तो पता चल जाएगा। आंसर बताइए, क्या ऑप्शन दिया सर, है आंसर? आंसर तो बिल ही दिया है।
ये हच हाँ है, तो बिल हच। ही होगी। हच तो नहीं बोल सकते, नहीं। बिल ही होगा, सही खरगोश है। तो में बिल में ही रहता है। रहती है, रीजनिंग का बोल में बिल्कुल। रहती है। ये रीजनिंग का हम्म क्वेश्चन है। चलिए, कैनल में कौन रहता है, कैनल में? रीजनिंग का डॉग कहने क्वेश्चन है सर, हाँ। कुत्ता रहता है कैनल में। शेड में कौन रहता है, डॉग शेड में? रहता है, हाँ। हॉर्स सेट। रहता है सेड में। मवेशी। हॉर्स। नहीं, मवेशी। और ठीक है। एस्टेबल घोड़ा का एस्टेबल अश्वशाला बोलता हाँ है, ठीक है, घोड़ा उसको अश्वशाला। बोलते हैं। ठीक है, मवेशी। शेड मतलब छप्पर अस्तबल होता है, मवेशी। अस्तबल सर बैसाख नंदन किसका परिवाची शब्द है सर? बैसाख। हाँ? बैसाख नंदन। क्या बैसाख बैसाख नंदन? नंदन क्या भगवान बैसाख? बुद्ध का, बैसाख नंदन। भगवान बुद्ध का। परिवाची शब्द पूछे हैं। हम्म, आप गधा। उसको गधा बुद्ध का से भी परिवाची ज्यादा। शब्द है। गधा का। हाँ क्योंकि ये ना लोग बहुत जनरली बोलते भी हैं कि अभी ये हो क्या। हम्म, अच्छा, हम गधा लोग परिवारिक शब्द सोचते हैं। अरे, बैसाख नंदन हो गया। साइंस कर रहे थे, साइंस करते हैं, ठीक है। साइंस में चलिए आगे परिवारिक आते हैं, ठीक शब्द। है। रेशम की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई, गलत बात है। प्राचीन काल में जिस मार्ग से, ठीक है, रेशम का व्यापार विभिन्न मार्गों में, विभिन्न जगह पे जो होता है वो सिल्क रूट कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। तो क्या सही है क्या? चाइना में हुआ था रेशम का खोज हम्म। आई ठीक है, वहाँ पे सबसे रेशम पहले की चीन में देवी भी हुआ। कहा जाता है। और यहाँ पे बात करेंगे, रेशम मार्ग थिंक। जो था, ठीक है, काफी बड़ा था, ठीक है, ध्यान रखिए, लगभग 6600 देखना पड़ेगा। किलोमीटर का मतलब ये मार्ग हुआ करता था, 6600 किलोमीटर। जो कि उस समय समकालीन हिसाब से बात करेंगे तो सिल्क रूट, ठीक है, 6400 से 6600 किलोमीटर का था, सबसे बड़ा था ये मार्ग, ठीक है। और ये सिल्क रूट जो था कैसे निकालती थी, चाइना से जाती थी, फिर ये मध्य एशिया होते हुए, ठीक है, भारत भी शामिल था इसमें, ठीक है, भारत में कनिष्क का राज्य का यहाँ पे प्रतिनिधित्व था। बाद में जाके टीपू वगैरह का भी हो जाता है, इस मिडिल ईस्ट होते हुए कहाँ जाती थी, रसिया होते हुए वगैरह ये कहाँ निकल जाती थी, तो यूरोप में जाती थी, रोम तक जाती थी, ठीक है, रोम तक। और सिल्क रूट जो था मतलब चाइनीज एम्पायर को रोमन एम्पायर से कनेक्ट करती थी। और ये सिल्क रूट जो था, ठीक है, केवल जल मार्ग से नहीं, थल से भी जाता था, जल एवं थल दोनों से मतलब सिल्क रूट मतलब जाता था। और सिल्क रूट से केवल सिल्क का ही नहीं व्यापार होता था, बहुत कुछ का व्यापार होता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सिल्क रूट से केवल सिल्क का ही व्यापार नहीं होता, अन्य चीजों का भी व्यापार मुख्यतः इसी से होता है, ठीक है। बहुत लंबी मार्ग थी ये सिल्क रूट, ठीक है, सिल्क रूट से कई बार प्रश्न पूछा गया है। और रेशम की खोज चीन में हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कहाँ पे हुई थी, चीन में हुई थी। रेशम की देवी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, एक महिला को रेशम की देवी की, रॉय से कुछ नाम था उसका, उससे रेशम आया, ठीक है। चलेंगे उष्मा की ये बात तो करेंगे, इसमें टेंथ कितने में क्वेश्चन पूछा थे? था कि रेशम की हाँ, खोज साफ कहाँ हुई। पूछता है, ठीक है। निम्न में कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है, बताइए, तापमान का मात्रक नहीं है तो पास्कल नहीं है, पास्कल पास्कल किसका नहीं है, मात्रक है? प्रेशर का दाब का है, है, प्रेशर। दाब का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पास्कल एसआई, पास्कल दाब का एसआई मात्रक, जबकि सेल्सियस, फारेनहाइट एवं केल्विन ताप के मात्रक है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। तब मानव का टेम्परेचर तो पता ही है, केल्विन पैमाने पे मानव का टेम्परेचर कितना होगा? 310। 273 310 केल्विन। बिल्कुल, 310। 310। ठीक है, 310 के फारेनहाइट पे 98.6। 98.4 98.6 फारेनहाइट, ठीक है, सेल्सियस पे 4 37 डिग्री। 37.6। 37.4 37। नहीं, पूरा पूरा 37, ठीक है, जी। 98.6 फारेनहाइट पे है। सीआरटी को लीजिएगा तो 36। 9। 6? 9 सर, हाँ 9 9। 37 6.9। अरे 36.9 हो जाएगा, ये हो सकता है, 36.9 होगा, हाँ ये ठीक है, ठीक है, हाँ वही 37 के आसपास, ठीक है। अब बात उष्मा की बात करेंगे, तो उष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु पर प्रभावित होता है, ठीक है। द्रव तथा गैसों में उष्मा संवहन द्वारा हस्तांतरित होता है, वह क्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर हस्तांतरित होता है चालन कहलाता है। तो ये सारे के सारे सही है, ठीक है। ध्यान रखें, तीनों कथन सही। उष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत, माइक बंद कीजिए, इनका एक हो रहा है, ठीक है, ठंडे वस्तु के प्रभावित होते, इसे ध्यान में रखेंगे। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मा तीन प्रक्रमों के द्वारा हस्तांतरित हो सकते हैं, चालन, संवहन, विकिरण। ठोस में प्राय उष्मा का चालन होता है, ध्यान में रखिएगा। द्रव में संवहन द्वारा गलत बता दिए क्या? ठोसों में प्राय नहीं उष्मा सही का है चालन एवं, ठीक है, चालन एवं, द्रव और गैसों में क्या होता है, संवहन होता है, ठीक है।
विकिरण द्वारा उष्मा के हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य का ऊर्जा हम तक जो पहुंचता है, ठीक है, किसके माध्यम से? विकिरण ही है, ठीक है। वह परिक्रम जिससे उष्मा, फिर हाँ, वह परिक्रम की बात करेंगे किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर हस्तांतरित होती है, चालन कहलाती है। इसका पता करना है, सिंपल सी बात है। तो क्या कर सकते हो, स्टील का कुछ लीजिए और उसको गैस में जाकर बहुत देर तक उसको पकड़ के रखिए, उसका छोर गर्म होगा, उसका आगे का हिस्सा भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, ठीक है। नहीं, इसीलिए खाना वगैरह बनाने के समय क्या हम लोग क्या करते हैं, उसका साफी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। थल तो समीर सर ये समुद्र शरीर, थर्मस के अंदर ये तीनों प्रक्रम पाया जाता है ना, जिसमें पानी रखते हैं। हाँ, थर्मस में तीनों प्रक्रम होता है, ठीक है। थल समीर समुद्र समीर, ठीक है, गहरा समीर, समीर का मतलब हवा होता है, दिन ठीक है। में कब चलती है ये हवा? समीर, रात के समय में तो आई थल थिंक। समीर दिन में थल चलती है। समीर दिन में, ठीक है। देखते क्या है इसका, ए आंसर है, मतलब ए का और 4 समुद्र उल्टा हो गया, ठीक है। थल समीर रात में होता है, ठीक है। बी का 3, ठीक है। एंड समुद्र समीर दिन में चलता है। सी गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय कब पहनेंगे? तो हम लोग शीत ऋतु में। और ठंड हल्के रंग का कपड़ा ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है, अतः अतः ठीक है, स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर चलती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर चलती है, ठीक है। तो समुद्र की ओर से आने वाली इस, ठीक है, ठंडी वायु को समुद्र समीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दिन के समय आपको कौन सी चलेगी? स्थल समीर सी पर भी बहने का समय क्या? सर। समुद्र समीर का बहने का समय दिन होता है, हाँ। क्या ठीक तो लगा है? गलत तो नहीं लगा है? ठीक तो लगा है, एक का 4, ठीक है। दिखाइए। एक्सप्लेनेशन देखिए, क्या दिक्कत है इसमें? दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म रहता है, ठीक है। तो स्थल की ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है, ठीक है। ठीक तो है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से, ठीक है, गर्म वायु समुद्र की ओर चलने लगती है, और समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी वायु समुद्र को समुद्र समीर कहते हैं। तो समुद्र समीर जो होता है ठंडा होता है। समुद्र समीर की ठंडी वायु को लाभ देने के लिए तटीय क्षेत्रों में भवनों की खिड़कियां समुद्र की ओर मतलब क्या होती है? बनाई जाती है। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत होता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर चलती है, जो थल समीर कहलाती है। यह रात्रि का समय में होता है थल समीर, ठीक है। और ये तो बताना बेवकूफी है, पता ही होगा। जो व्हाइट कपड़ा हम लोग कब पहनते हैं? या फिर हल्के रंग का, ठीक है, गर्मी के दिनों में। आगे चलते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 से लेकर 42 होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग की बात करेंगे, पारा का प्रयोग होता है, ठीक है, ध्यान में। देखिए, ठंडे इलाकों में पारा की जगह पे किसका प्रयोग करते हैं? जहाँ पे पारा जम जाता है, लेड का पता नहीं क्या अल्कोहल होता का है। प्रयोग करते हैं, ठीक है। पारा की जगह पे इसका प्रयोग करते हैं ठंडे इलाकों में, अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, अल्कोहल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो कि हाई टेम्परेचर को मापता है, लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर 35 से लेकर 42 डिग्री तक ही होता है, ठीक है। क्योंकि भाई 38-39 अगर टेम्परेचर अगर 40 तक गया तो इंसान समाप्त हो जाएगा। क्या? लेबोरेटरी लेबोरेटरी होता है वो, क्लिनिकल तो यही होगा ना, डॉक्टर वाला। नहीं, उसी को सर क्लिनिकल बोलते हैं। किसको क्लिनिकल बोलते हैं? अच्छा, इसको नहीं, ये क्लिनिकल बोलते डॉक्टर हैं। वाला क्लिनिक है। अच्छा, ठीक है। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण को कम अवशोषित करती है। उल्टा लिखा हुआ है, हम्म। गहरे रंग की ज्यादा करेगी ना। ऊनी वस्तु क्या लिखा? गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण को कम अवशोषित करती है, नहीं ज्यादा करेगी ना। ऊनी वस्तु सर्दियों में हमें गर्म रखती है। इसका कारण यह है कि ऊनी उष्मारोधी है और इनके रेशों के बीच में वायु फंसी ट्रैप रहती है, ठीक है। तो केवल 2 सही है, ठीक है। पहला वाला गलत है, ठीक है। बाकी यदि किसी निश्चित ताप के उसी, ठीक है, ताप के जल में डुबाया जाए तो क्या होगा? पढ़िए, बताइए। यदि किसी निश्चित ताप के लोहे के गोले को उसी ताप के जल में डुबाया जाए तो क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम्म, टेम्परेचर कोई सेम है तो। परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। लोहे के गोले के तथा जल के ताप पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। लोहे के गोले तथा जल के तापमान पे कोई भी मतलब क्या होगा? टेम्परेचर मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब सेम टेम्परेचर का है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ज्यादा रहेगा तो फर्क पड़ सकता है, ठीक है। उष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की प्रभावित होती है, जो कि लोहा गोला का जल समय ताप पर है। मतलब उष्मा का प्रभाव किसी भी दिशा में न तो गोले की जल और न ही मतलब क्या होगा? जल की ओर होगा। अगर मान लीजिए जल ज्यादा टेम्परेचर वाला है तो उसमें लोहा को डालेंगे तो लोहा गर्म हो जाएगा। नहीं, जल अगर ठंडा है, लोहा अगर ज्यादा गर्म है
तो गर्म लोहा को डालेंगे तो जल को भी क्या करेगा, गर्म करेगा, करेगा ना। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखिएगा। स्टेनलेस इस्पात की कड़ाही में प्राय कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण क्या है, क्या कारण है इसका बताइए। चौथा वाला, तांबा ज्यादा कंडक्ट करता स्टेनलेस है। इस्पात के अपेक्षा तांबा उष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, स्टेनलेस इस्पात की कड़ाही में कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है, इसके कारण क्या है, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा उष्मा का मतलब क्या है, अच्छा चालक है। ठीक है, ध्यान में रखना है, स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबा उष्मा का अच्छा चालक है, जिसके कारण उष्मा बर्तन की तली से बेहतर तरीके से फैलती है, तब भोजन अच्छी तरह से पकता है, इसीलिए कथन डी सही है। ठीक है, ध्यान रखें, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इससे प्रश्न रहेगा एग्जाम में, अम्ल एवं क्षार एवं लवण। फॉर्मिक अम्ल किधर पाते हैं, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डक में, चींटी के डंक में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना। ठीक है, टार्टिक अम्ल की बात करेंगे इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। ठीक है, गलत तो नहीं मिला है ये। ठीक है, एसेटिक अम्ल सिरका, फॉर्मिक चींटी का डंक। साइटिक की बात करें नींबू के फल के सिट्रस फल में होता है। लैक्टिक दही में होता है। ऑक्जेलिक की बात करें किसमें होता है, ऑक्जेलिक पालक के अलावा पालक, टोमेटो, टमाटर में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एस्कॉर्बिक की बात करें आंवला और सिट्रस फल में। टार्टरिक इमली में, अंगूर अंगूर में। ठीक है, कच्चे आम आदि में भी टार्टरिक आपको देखने को मिलता है। उपयुक्त सभी अम्ल प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण है। 1 मिनट पहले इसका आंसर देख लीजिए, क्या आंसर इसका ए लिया है, मतलब ए का एक सही लगाया था, बी का 2। ठीक है, सी का क्या 4 और डी का मतलब क्या है 3 है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैसे अम्ल है, प्राकृतिक अम्ल है। अब आते हैं मानव निर्मित अम्ल पे भी आते हैं। ठीक है, मानव निर्मित अम्ल नहीं दिया, सॉरी। क्षारक का नाम पदार्थ उनमें पाए जाने वाला। सोडियम बाइकार्बोनेट किसमें मिलेगा, बेकिंग सोडा में। खाने वाले सोडा में। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट किसमें मिलेगा, कपड़े धोने वाले में। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी। अमोनिया हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाना मार्जक में अमोनिया हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसमें, साबुन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दूधिया मैग्नीशियम, इसको मिल्क और मैग्नीशियम किसके बोलते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। उदासीन विलयन लाल तथा पीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित कर नहीं करता। उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तन नहीं करता। हल्दी, लिटमस, गुलहर की पंखुड़ियां आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सूचक है, सही है। जब वर्षा जल से अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो अम्ल वर्षा कहलाती है। ठीक है, 1 2 सही है, पहला सही है क्या, सॉरी 2 3 सही है, पहला सही है। ठीक है, नीले दोनों को दो, लिटमस। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, उपायुक्त तो सभी कथन सही है। ऐसे पदार्थ जो नो अम्लीय होते, नहीं क्षारीय होते, उदासीन विलयन कहलाते हैं। कौन सा उदासीन विलयन है, तो पानी उदासीन कह सकते हैं, पानी उदासीन है ना, सॉल्ट ध्यान में रखेंगे। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार का पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसको हिंदी में इंडिकेटर कहते हैं, सॉरी सूचक कहते हैं, अंग्रेजी में इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, हल्दी, लिटमस, गुलहर की पंखुड़िया। ठीक है, इसको गुलहर की क्या बोलते हैं, ढाल, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हेबिस्कस। हाँ, ठीक है, आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। जब जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। वर्षा जल के अम्लीय होने के कारण प्रदूषक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें हैं, जो वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ठीक है, SO2 और NO2 यही ना होता है, SO2 और NO2 की वजह से ना वर्षा क्या होता है, वो बनता है, क्या बोलते हैं, एसिड रेन। एसिड रेन। रासायनिक उर्वरक के, ठीक है, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों और उनके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। ठीक है, अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाया जाता है। बताइए कौन सही है, तो केवल एक सही है। ठीक है, अत्यधिक अम्लीय मृदा को उसमें मिलाया, चूना मिलाते हैं साथ इसमें, जिप्सम मिलाते हैं, जिप्सम। हाँ, तो चूना पर है तो अत्यधिक अम्लीय मृदा के उपचार के लिए बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात, ठीक है, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग में लाया जाता है, जबकि जैव पदार्थों का उपयोग मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किया जाता है। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त होते हैं, जो उनकी क्षारीय प्रकृति उदासीन कर देता है, इसलिए 2 कथन गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। दैनिक जीवन में उदासीकरण के उदाहरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं और इनको जलाशयों में विसर्जित करने के लिए, ठीक है, क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे उदासीन करने में सहायक होता है। चींटी के डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, ठीक
ठीक है। अठवा, ठीक, कैलामाइन विलियम की सहायता से उदासीन किया जाता है। बताइए क्या सही है? दोनों सही है। सही है तो। सारा, हाँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उपायुक्त सभी कथन सही है। कारखाने के कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। ऐसे पदार्थों को सीधे जलाशयों से विसर्जित किया जाए तो मछली व अन्य जलीय जीव को अम्ल नष्ट कर सकता था। क्षार मिलाकर इनको उदासीन किया जाता है। ठीक है, ध्यान, क्या मिलाते हैं? क्षार मिलाकर इनको उदासीन करते हैं। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, परंतु इसकी अधिकता से अपाचय भी हो सकता है। इस स्थिति को मुक्ति पाने के लिए मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो अत्यधिक अम्ल को प्रभाव को उदासीन कर देता है। चींटी के डंक के प्रभाव को नमीयुक्त का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा कैलामाइन विलियम की सहायता से उदासीन किया जाता है, जिसे जिंक मतलब क्या होता है? कार्बोनेट होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पर ये हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार है। सही है। में सहायक होते उसके हैं। बाद दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्वाचित करने में सहायक होते थे। दोनों को दोनों सही है, इसीलिए दोनों कम से कम सही 2 बार सही वर्ष करना चाहिए। ठीक है, ध्यान में कैसे होता है? चॉकलेट ठंडे पे तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थों दंत क्षय हेतु क्या होता है? उत्तरदायी होते हैं। दांतों की अम्लता दूर करने के लिए हम लोग जो टूथपेस्ट जो लेते हैं, मीठ टूथपेस्ट में मीठ नमक, क्या? क्षार का उपयोग किया जाता है। इसलिए बोले क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है। ठीक है, आजकल तो राख वगैरह, चारकोल वगैरह क्या क्या सब आ गया टूथपेस्ट में, ईटा रोड़ा पत्थर सब डाल देंगे। ठीक है, चारकोल आया, चारकोल। ठीक है, बताइए। हमारे यहाँ राख से ब्रश करने की परंपरा, ठीक है, बहुत पहले से है। अब आते हैं, ठीक है, भौतिक एवं, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इससे भी एग्जाम में प्रश्न होता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्करणीय है, जबकि रासायनिक परिवर्तन अनुत्करणीय नहीं होता, मतलब फिर से रिवर्सेबल, मतलब फिर से प्राप्त किया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, केवल 2 सही है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक पदार्थ बनेंगे, पहला वाला गलत है। ऐसा परिवर्तन जिनका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव है वह उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बस उनकी अवस्था बदल जाती है, जैसा इसको पूर्वावस्था में लाया जा सकता है। पानी का बर्फ बनना, ठीक है, बर्फ गर्म करके पूरा पानी में बदल सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, इसका विपरीत दिशा में परिवर्तन करना संभव नहीं है। ठीक है, ध्यान में सभी अन्य पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इस दौरान ध्वनि का उत्पन्न होना, उष्मा प्रकाश तथा अथवा अन्य प्रकार का विकिरण का निर्मुक्त अथवा अवशोषित होना, किसी गंध का बनना या उसमें परिवर्तित होना भी हो सकता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन को फिर से रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता है, जबकि भौतिक परिवर्तन को किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो यहीं पे ही गलती दे दिया। आप चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए। कागज का फाड़ना। कागज का फाड़ना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रंग में परिवर्तन होना नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना रासायनिक है। कागज का जलना ही नहीं है। ठीक है, क्या है? कागज का फाड़ना है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। निश्चित रूप से कागज का फाड़ना पुनः इसको जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन इसके टुकड़े के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अन्य सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? जलने पे गंध, प्रकाश, सारा का सारा लाइट उत्पन्न हो सकता है, जो कि कागज को जलाएंगे तो होगा ही। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओजोन का विघटन एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। बताइए क्या सही है? तो आप ध्यान में रखेंगे, दोनों को दोनों कथन सही। ओजोन का विघटन कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। और ओजोन क्या करती है? तो ध्यान में रखिएगा, ओजोन जो है आपका परावैंगनी किरणें के अवशोषित कर लेती है। ठीक है, ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3 या फिर O4? O3। O3 होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ओजोन द्वारा परावैंगनी किरणें अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी पर पहुंचकर हमें अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन का उपयोग जल को जीवाणु रहित करने के लिए भी किया जाता है। जिस प्रोसेस को कौन सा ऑक्सीडेशन कहते हैं कि ऑक्सीडेशन कहते हैं? क्या बोलते हैं उसको? हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ठीक है, ध्यान रखें। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक बात है ये। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देती है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देती है। दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, ध्यान में। लोहे में जंग लगना कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। इसलिए कौन सी प्रोसेस किया जाती है? ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? यशद लेपन कहते हैं। क्या पढ़ाते हैं उस पे? तो लोहे की परत पे क्या चढ़ाते हैं?
जस्ता या फिर जिंक जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और भी बहुत सारा कारण जिसे बचाया जा सकता है, पेंट वगैरह कर देते हैं ना, उससे भी होता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज जैसे धातु से मिलकर बनाया जाता है, इसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील में। रसोई घर के सिलेंडर में गैस द्रव के रूप में भरी जाती है, सिलेंडर से बाहर आती गैस परिवर्तित होने लगती है, तो परिवर्तन फिर से यही गैस बर्नर पर जलती है। परिवर्तन भी निम्नलिखित में से कथन पे से परिवर्तनों में से कौन सा कथन सही है? दोनों रसोई गैस के रासायनिक। सिलेंडर में गैस द्रव के रूप में रहती है, ठीक है, सिलेंडर से बाहर आने पे गैस परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, जो कि परिवर्तन बी ए है। वाला। और क्या होता है, यही गैस बर्नर पे जलती है। बी, निम्नलिखित कथनों में से इन परिवर्तन से संबंधित सही कथन का चयन करें, क्या होगा? बी वाला गैस रासायनिक है। बाहर होने को ना है। बी वाला सिर्फ। हाँ, बी वाला क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। क्या होता है, तो सिलेंडर में द्रव, ठीक है, द्रव के रूप में मतलब गैस होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाहर आते ही गैस में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इस प्रक्रिया में गैस के रासायनिक संरचना का कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि गैस के जलने के द्वारा इसमें ऊष्मा, प्रकाश तथा अन्य उत्पाद बनते आते हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे चलेंगे, पढ़िए यहाँ पे चैप्टर नंबर 7, ठीक है, मौसम जलवायु, जलवायु के अनुकूल जंतुओं का अनुकूलन, ठीक है, एडेप्टेशन, ठीक है। मौसम और जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की उपस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि में एकत्रित आंकड़ा के आधार पर मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। कौन सा कथन सही है, बताइए? तो ध्यान रखें, दोनों को दोनों कथन सही है, ठीक है। जलवायु लंबे टर्म के लिए होता है, मौसम प्रतिदिन के हिसाब से भी बदल सकता है, ठीक है। इसमें तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति क्या होता है, मौसम होता है। और जलवायु जो होता है ना, बहुत दिनों का मौसम को देखते के हुए एक मतलब एवरेज निकाल के तैयार किया जाता है, ठीक है। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। मतलब जबकि किसी स्थान की मौसम की लंबी अवधि में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाती है। यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च होता है तो ये कहा जाता है कि वो स्थान की जलवायु मतलब क्या है, गर्म है, ठीक है, लेकिन मौसम कभी भी बदल सकती है, ठीक है। ये पढ़िए ध्रुवीय क्षेत्रों में, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 6 महीने के दिन में 6 महीने की रात होती है। ये सदा सही है सर। बर्फ से ढके रहते हैं। सर्दियों में तापमान सही है -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ सही ध्रुवीय है। भालू मतलब पोलर बियर, पेंगुइन और रेंडियर पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनेक प्रकार की यस पक्षी सर्दियों के आते ही यहाँ से अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास कर जाते हैं। भारत में भी आते हैं। भारत में किस अभ्यारण्य में आते हैं? भारत में किस अभ्यारण्य में आते हैं, ठीक है, प्रवासी केवला देव, पक्षी? केवला केवलादेव देव। में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? केवलादेव में आते हैं, ठीक है। एक नागालैंड साइबेरियन में भी बर्ड कोई के झील है ना? गोगी बिल हाँ में आते हैं, वो असम में है, नागालैंड में नहीं है सर। गोगी बिल कहाँ अच्छा। है? गोगा असम की बिल तो नागालैंड? कटिहार में नहीं है, गोगा बिल वो कुछ अरे गोगा एक बिल कहाँ पे हॉर्नबिल जो है? फेस्टिवल जो मनाया जाता है ना, असम तो में है नागालैंड वो। में है। तो वो तो हॉर्नबिल भी वहां तो पे हॉर्नबिल भी आता है। हाँ, नहीं इसका नहीं डी नहीं, सही है, ठीक है। हॉर्नबिल नहीं आता हॉर्नबिल है। आता नहीं, वहाँ का लोकल है हॉर्नबिल। एक पिंक वाला फ्लेमिंगो आता है, हाँ। गोगा बिल कहाँ पे है? गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य गोगा बिल लेक है, मनिहारी में पढ़े थे। बिहार में है गोगा बिल, ठीक है। कटिहार। हाँ। हाँ, कटिहार के मनिहारी में है, ठीक है, ध्यान रखिए। एक वही तो बोगी बिल है, सुनना ठीक है, आप पड़ा लोग बोगी होता है। बिल से आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। बोगी बिल, बोगी बिल पुल है, ठीक है, ये असम में है, तो इसको गोगा बिल में डाल दिए थे हम लोग, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत है। टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। रेन डियर के हड्डी से कुछ बनाते हैं ना, ढोने वाला जहाज टाइप का, क्या बना? जिसपे ये लोग सवारी करते हैं रेनडियर के हड्डी का। स्लेज रेनडियर का कहते सवारी हैं, करने में प्रयोग स्लेज। करते हैं। नहीं, सील की हड्डी से बनाते हैं, स्लेज बनाते हैं सील की हड्डी से, और उसको खींचते हैं किससे? तो रेनडियर से उसको खिंचवाते हैं। घोड़ा टाइप की सवारी। कौन सा जनजाति, कौन सा जनजाति पाया जाता है ध्रुवीय प्रदेश में? पता नहीं। क्या बोलते हो जनजाति का यार, जो कि उस घर में रहता है? इमू 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 ना। ना, इमू तो तो इग्लू, जानवर का नहीं नाम है। हाँ अरे वो तो घर में नहीं, बर्ड है इग्लू के इग्लू। घर में कौन रहता है? इग्लू के घर में, इग्लू वाला घर में कौन सा जनजाति रहता है? जो आदमी। कि मतलब यहाँ पे मतलब रेनडियर का सवारी करता है। रेनडियर के दूध में वसा बहुत अधिक पाया जाता है, ठीक है। एस्कीमो, एस्कीमो बोलते हैं उसको, एस्कीमो। एस्कीमो। कुछ याद नहीं रहता है आप लोग को, बताइए।
ग्रीनलैंड कनाडा क्षेत्र में सब। तो वो एस्कीमो का जो प्रजाति जो है ना, सील पकड़ता है, उसका मतलब क्या है, स्लेज गाड़ी बनाता है उसको, रेन डियर को ना उसको, ठीक है, उसे खिंचवाता है और इसका मिल्क भी पीता सवारी है, गाड़ी ठीक है। चलती है। हम्म। और हम्म। अब तो घिसने में ज्यादा मेहनत भी नहीं है, पूरा बर्फ भी रहता है, रेन डियर थोड़ा सा ताकत लगाता होगा, खुद घिसता होगा बेचारा, इसके पास ताकत ही कितना होता है, ठीक है, कुत्ता के प्रजाति टाइप का होता है बेचारा ये, ठीक है, लेकिन वो बैठ जाते हैं खिंचवाते रहते हैं, ठीक है। अगर बर्फ है तो उसपे खुद ही मतलब पिघलता, मतलब क्या हो रहा है, पिछलता होगा नहीं, लोमड़ी जैसा रेनडियर बहुत दिखता है, तेज। ठीक है। हम्म। ध्रुवीय क्षेत्र में भालू, पेंगुइन, रेनडियर, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य प्रकार के पंछी पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले के अनुकूलित होते हैं। ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीत रोधित होता है कि धीमे धीमे चलने पे उनके शरीर का तापमान का आवश्यकता अधिक न हो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, पोलर भालू का मतलब, ठीक है, भालू को लेकर एक तस्वीर भी वायरल हुआ था, जिनको बेस्ट तस्वीर का मतलब दिया गया था, पोलर बेड नाम दिया गया था ना, ध्रुवीय भालू ही था वो, ठीक है। हम्म। जहां मछलियां लंबे समय तक ठंडे जल में रह सकती हैं, वहां पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है, इसलिए अनेक प्रकार की पंछी सर्दियों में, ठीक है, क्या होता है, प्रवास के लिए चले। भारत में अनेक पक्षियों का प्रवास है। साइबेरिया से आने वाले साइबेरियन किरणों के राजस्थान का भरतपुर और हरियाणा का सुल्तानपुर क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, ये तो प्रश्न की संख्या एक ही है, लेकिन इससे कम से कम 20 से 25 प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कर रहे हैं। इस क्षेत्र की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत के पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। लोएन टेल्ट लंगूर मतलब दाढ़ी वाला ऐप पश्चिमी घाट में वर्षा के वनों में पाया जाता है। कौन सही है? तो सारे के सारे सही है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जहाँ पे वर्षा खूब होगी, ठीक है, और वहाँ का सामान्य 20 वाला टेम्परेचर गर्म ही क्वेश्चन हो होगा, गया। ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाट और असम में पाया जाता है, ठीक है। लॉन टेल मतलब दाढ़ी वाला मतलब ऐप जो होता है वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। उसका बॉडी जो होता है व्हाइट होता है, बॉडी दाढ़ी जो होता है उसका व्हाइट होता है। अब देखिए, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो है सही है, किसी भी तरह गलती नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे चांदी जैसा सफेद वायल होता पाया जाता है, ठीक है, मतलब सफेद दाढ़ी होता है। लाल नेत्र वाला मेढक मिलेगा, न्यू वर्ल्ड मंकी मिलेगा, टुकन पक्षी मिलेगा, हाथी आदि क्षेत्र की प्रमुख जंतु है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा भारत के पश्चिमी घाटों में असम में पाया जाता है। ये वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाया जाता है। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाया जाता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 पवन, तूफान और चक्रवात, ये भी टॉपिक आपका वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में सूर्य की अधिकतम उष्मा निकलती है। भूमध्य रेखा की दोनों ओर 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण रेखा की गतिशील होती है। 30 से 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों में आसमान रूप में गर्म होने के कारण पवन का, ठीक है, पवन का, ठीक है, 60 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश होता है। सही है तीनों। बताइए कौन सही है? तो केवल एक आधो सही है, ठीक है, तीसरा नहीं है। तीसरा गलत क्या रीजन है? तो उच्च अक्षांशों में सूर्य की किरणें तिरछी पाती है, इसलिए 30 से 60 डिग्री के बीच सतह, ठीक है, आसमान के रूप में गर्म होती है, ठीक है। 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के आसपास उच्च वायु दाब तथा 60 डिग्री अक्षांश के आसपास निम्न वायु दाब क्षेत्र होता है। इस कारण पवन का प्रभाव 30 से 60 अक्षांश की ओर होता है। कथन 3 जो है गलत है। इसमें क्या दिया था? 60 से 30 कर सिर्फ दिया उल्टा। था। 60 से 30 मतलब उल्टा कर दिया था। बताइए, ठीक है। बाकी सारा का सारा क्या है, सही है, बाकी कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। अब देखिए, पवन प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे से कौन सा कथन सत्य है? बताइए क्या सही है? सभी सही है। समुद्र की ओर होती सही है। सही है। है। शीतकाल में पवन प्रवाह की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होता है। शीतकाल में पवन सही के प्रभाव की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होता है, ठीक है, ठंडी हवा चली जाती, गर्म हवा उधर से आएगा। ग्रीष्म काल में पवन समुद्र से स्थल की ओर बहती है, पवन समुद्र से स्थल सही की ओर, है। ठीक है। समुद्र से आने वाली पवन, ठीक है, समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जल वाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है, ठीक है। सारे के सारे सही है, बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं है। त्वरित झंझावट और चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, क्या होगा सही? वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी के नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उठती हुई वायु परस्पर उच्च वेग से गति करते हैं, जिससे सही त्वरित है। झंझावट का निर्माण होता है। झंझावट का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, सही है क्या? सही बताइए। है।
सही है। दोनों सही। शांत क्षेत्र होता है। दोनों। हाँ, तरित झंझावार भारत जैसे, ठीक है, गर्म आर्द्रता उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होता है, ठीक है। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु के पहले विद्यमान जल की बूंदों अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहाँ तापमान कम होने के कारण वो जम जाती है, ठीक है, और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जल बूंदे और तीव्र वेग से ऊपर उठती वायु में प्रसर क्रिया में बिजली कौंधती है, जिससे मतलब ध्वनि उत्पन्न होता है। यह तरित झंझावट कहलाती है। कथन एक सही है। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, ठीक है, इसे झंझा का नेत्र, ठीक है, इसे मतलब झंझा का नेत्र रहता है। कथन दो भी सही है। कोई विशाल चक्रवात या मंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करना पिंड होता है, ठीक है, जो पृथ्वी तल से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात का नेत्र का व्यास लगभग 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। यह बादलों में मुक्त क्षेत्र होता है, जिसमें पवन को वेग क्या होता है, न्यून होता है। अब आगे चलेंगे। चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों के संदर्भ में पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। अमेरिकी प्रायद्वीप में चक्रवात को हरिकेन और फिलीपींस तथा जापान में टाइफून कहते हैं। सही है सही कि है। पहला सही है? दूसरा का केवल दोनों सही है? सही है। केवल दो सही है, ठीक है। पहला गलत है। भारत का पश्चिमी तट, ठीक है, चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भ में पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील, ये गलत है। भारत का संपूर्ण तट रहेगा, विशेष से पूर्वी तट, ठीक है, चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, परंतु भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों के संदर्भ में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। ऊपर में ही गलती दे दिया है, ठीक है। जबकि आप देखोगे अमेरिका में हरिकेन के नाम से जानते हैं, जापान, चीन, फिलीपींस, इन सब में टाइफून के नाम से जानते हैं चक्रवात को, ठीक है। अब आते हैं पवन की वेग में वृद्धि वायु दाब में वृद्धि करता है? नहीं करता। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रभावित करता है, तो बिल्कुल सही है। प्रथम वाक्य गलत है, जबकि दूसरा सही है। पवन का वेग बढ़ने से, ठीक है, वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो आगे चलेंगे, पढ़िए इसको। पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा। हाँ, खुद पढ़ के खुद समझना है, ठीक है, किसी को नहीं समझ में आने वाला, तो ठीक से पढ़ा जाता है, ठीक है। चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित कौन सी व्यवस्थाएं सहायक हो सकती है? चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा, ठीक है। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में सही है। चक्रवात आश्रयों का निर्माण, लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थल पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, जनता द्वारा मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेना, आपातकालीन सेवा जैसे पुलिस, अग्निशमन दल, चिकित्सा केंद्रों पर टेलीफोन नंबर साथ सारे ही रखना, सही है। पेयजल का सही है। संग्रहण, पड़ोसियों मित्रों को बचाव, सारे का सारा सही, किसी भी तरह का कोई सही है। गलती नहीं है, ठीक है। चलेंगे मृदा, मृदा में चलेंगे, मिलान करना है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर बी है, सी। ठीक है, मतलब शीर्ष मृदा और अथवा, इसने ठीक है, तीन दो संस्था स्थिति, चार इंग्लिश इसका रहता बन जाता, एक ठीक है। क्या होगा? तीन तो ए का मतलब क्या है? दो एक है, मिला हुआ चार। है। उसके बाद बात करेंगे, बी का आंसर 3 है, मतलब ये आपका जाएगा इधर जाएगा, मतलब मध्य परत अथवा, ठीक है, बी संस्था स्थिति। इस परत में शीर्ष मृदा में ह्यूमस कम परंतु खनिज अधिक होती है। ये पहला वाला जो होता है ना शीर्ष, ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। तीसरा वाला किस में जाएगा? तो तीसरा वाला जाएगा आपका 2 में। ये दरार और, ठीक है, बिंदुरों एक शैलों और छोटे ढेलों में पाई जाती है। आधार शैल की बात करेंगे, किस में पाया जाता है? ये ध्यान रखिएगा, इसी में। ये कठोर होती है, इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है, पैरेंट ठीक है, सेल ध्यान होता में है। रखेंगे। हाँ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया, मृदा में विभिन्न परतें होती है, प्रत्येक परत की स्पर्श रंग, गहराई और वास्तविक संगठन भिन्न होती है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलेंगे ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। ओके। बैल हो क्या? कि गधा हो? पढ़ाई चल रही, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? ठीक है, शाक नंदन है। चलिए। हाँ हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पादपों को उगने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट मृदा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण है, ठीक है। गाद सही कणों है। का अमाप बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के अमाप के बीच होता है। बलुई मिट्टी गेहूं, चना, धान उगाने के लिए उपयुक्त है। तो गेहूं, चना, धान बलुई मिट्टी नहीं होता है उपयुक्त। सही लिया है क्या? जलोढ़ होता है। हाँ, वो गलत होना चाहिए, क्योंकि बिहार में आजकल यही चल रहा है। टाल वाला एरिया होता है। कंटिन्यू यही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, बिहार के लिए भी फसल ही पढ़ रहे हैं, नहीं। तो बलुई मिट्टी गेहूं इसके लिए नहीं रहे, दोमट होता है, या फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको, जलोढ़ मिट्टी होता है, नहीं, ठीक है। बाकी पादप को उगाने के लिए सबसे अच्छी
हाँ, सर जी सबसे ज्यादा ये टेस्ट दिए थे, उसमें आया था सबसे ज्यादा कौन सी भूमि यानी मिट्टी पाई जाती है अपने भारत यानी भूमि 43% उपजाऊ। मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, 43% सर्वाधिक होता उसमें है। सर, उसमें जलोढ़ मिट्टी ना दे के सर तो उसमें दिया था वो लैटेराइट होगा काली मिट्टी दूसरा मारा नंबर। था। गलत लिया काली है आंसर। गलत लिया काली है, ठीक है। मिट्टी वहीं सर वो दिक्कत है। दूसरा नंबर पे भी काली नहीं है, दूसरा पे सर लैटेराइट है ना, सर जी तीसरा पे हम्म। काली आता है, ठीक है। लैटेराइट्स वाले 40, दूसरे। हाँ, ठीक है सर। 43% पे केवल आपको 43% जलौढ़ ही है। पाया जाता है, ठीक है। हम्म। तो पादप को उगने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा डोमट मृदा है, बिल्कुल। डोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण होता है, ठीक है। गाद कणों के अमाप, बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के अमाप के बीच का होता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी तीसरा वाला गलत है, उसका गलत देने का, हाँ, कथन चार गलत, क्योंकि गेहूं जैसी फसलें महीन मृदा मृदा में उगाई जाती है, क्योंकि ह्यूमस की समृद्धि अत्यधिक उर्वर होती है। कपास के लिए बलुई डोमट मृदा अत्यधिक उपयुक्त होती है, जिसमें जल की निकासी म्यूट कर आसानी से दीजिए हो सर, पाती है। क्या? अनम्यूट करने को बोले। कौन है? अच्छा, ठीक है। किसी गर्म दिन की दोपहर बीच में भाग काहे जाते हैं? मेरा यही कहना, पढ़िए, पूरा पढ़िए, अंधेरे में आराम से, उस टाइम में सोइए, मोबाइल चलाइए, मतलब देना 100% देना, नहीं देना तो नहीं देना, ठीक है। किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान में जमीन के ऊपर की वायु, ठीक है, कंपदीप्त, ठीक है, सीमर दिखाई देती है, क्यों? ऐसा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, बताइए। किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान में जमीन के ऊपर की वायु कंपदीप्त, सीमर होती दिखाई देती है, मतलब निकलता हुआ है, आई थिंक इसका रीजन क्या है? जलवाष्प के विवर्तन। कारण। परिवर्तन, क्या होता है? विवर्तन, या प्रकाश फिर का सूर्य के प्रकाश परिवर्तन। का परावर्तन, ठीक है, सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। परावर्तन। लूह के समय गर्म दिनों दिखाई में देता मेरे है ना थोड़ा सा लेयर में। अरे सिंपल सा, क्या कि छत गर्म होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी उसमें डाल देते हैं, उसको बताइए ठंडा ना। होने के लिए रात में सोना होता है, क्या देखिए नीचे से मतलब जमीन से टेम्परेचर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। मृदा के ऊपर वायु का कंपदीप्त होता है। चलिए आगे चलेंगे। मृदा के संबंध में निम्नलिखित करने में विचार कीजिए। जल, पवन तथा बर्फ के द्वारा मृदा के ऊपरी सतह को हटना अपरदन कहलाता है, ठीक है। ठीक है, पॉलिथीन, रसायन, कीटनाशक मृदा को प्रदूषित करते हैं, दोनों को दोनों सही है, ठीक है। दोनों सही है। चलिए, कितना चैप्टर था इसमें टोटल? 14? 18, 16। 18 है ना? 16। कुछ ज्यादा दे दिया है, ठीक है, कोई नहीं, खत्म होगा। जीवों में श्वसन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है, बताइए। लैक्टिक एसिड की वजह से लैक्टिक दर्द होता अम्ल। है। हाँ, ठीक है, जैसे हमने पेशियों की बात करेंगे, उसमें क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है, और इसी की वजह से थकावट भी महसूस होने लगती है, ठीक है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, साइकिल चलाने का, वजन उठाने जैसे कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थिति में पेशीय कोशिकाएं अव्यावी श्वसन द्वारा ऊर्जा अतिरिक्त मांग को पूरा करके इस प्रक्रम को ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस लैक्टिक अम्ल का संचय पेशियों में इंठन करता है, ठीक है, मतलब थकावट महसूस होती है। गर्म पानी से स्नान नहीं बोलते हैं, क्या लेने जा रहे हैं, काफी थके हुए रहते हैं, कौन सा बात? स्टीम बात। स्टीम, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, स्टीम बोलते हैं, ठीक है। तो गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर के मालिश करवाने से ईंधन से आराम मिलता है, क्योंकि इससे रक्त का संचार क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इसके परिणाम से पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का जल का पूर्ण विखंडन भी हो जाता है, ठीक है। अंततः अंततः श्वसित वायु उच्च वायु में ऑक्सीजन का परिमाण, मतलब लेते कितना परसेंट है, छोड़ते कितना परसेंट है? 21 लेते हैं, 16.4% 16.4। छोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हम लोग लेते हैं, ध्यान में रखेंगे, इसमें से मतलब 4.4% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन होता है, ठीक है, डाइऑक्साइड। उसमें से ध्यान में रखिएगा, बात करेंगे, ठीक है। जबकि उछाल वायु में इतना ऑक्सीजन होता है, ठीक है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना। भोजन में संचित ऊर्जा के समय निर्मुक्त होती है। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन विखंडन को, ठीक है, वायवीय, ठीक है, एरोबाइक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो एरोबिक तो ठीक है ये, ठीक है, अवायवीय। ठीक है, नहीं, हाँ? तीसरा गलत है।
एनारोबिक होगा अनुपस्थिति लिखा हुआ, ऑक्सीजन की अच्छा अच्छा, अनुपस्थिति। अनुपस्थिति लिखा हुआ ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है, एनारोबिक। उपस्थिति में होता है, ठीक है, तो ये और ये सही, अनुपस्थिति था, ठीक है। तो भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड जल में विखंडित होता चाहिए, ठीक है। ये जो होता है वायवीय जो होता है एरोबिक में होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सॉरी, अनुपस्थिति में नहीं, उपस्थिति में एरोबिक होता है, एयर की उपस्थिति में एनारोबिक। एरोबिक, ठीक है, अनुपस्थिति में एनारोबिक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन की प्रक्रिया वायवीय श्वसन कहलाती है, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन एनारोबिक कहलाता है, ठीक है। विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, केंचुए श्वसन कार्य त्वचा से करते हैं। मेढक में मनुष्य के भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वो अपनी त्वचा से ही श्वसन करते हैं, तो दोनों हैं, ठीक तो है। फेफड़ा तो होता है लेकिन त्वचा से ही श्वसन करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वो भी करता है, स्नेल जो होता है वो भी त्वचा से करता है। क्या बोलते हैं, स्नेल नहीं, स्नेल नहीं, क्या बोलते हैं उसको यार, केचुआ, केचुआ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्नेल, वही तो, केचुआ को क्या बोलते हैं, केचुआ केचुआ, दिया तो है। अच्छा दिया हुआ, सॉयल क्या बोलते हैं उसको, स्नेल ही तो शायद बोलते हैं ना शायद, ठीक है। घोंघा को स्नेल बोलते हैं, अर्थवर्म होता है। अर्थवर्म, हाँ ठीक है। श्वसन सभी जीवों में जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है, ठीक है, तो सही है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, ठीक है, दोनों सही है। आप चलेंगे बताना, मिलाइए इसमें, ठीक है, इस सबका ना वो मिलाना है, ठीक है। कहाँ से कौन करता है, मछली कहाँ से करता है, डायफ्राम, गिल्स से। गिल्स में हिंदी में क्या होगा, लोम दिया हो हुआ नहीं जाएगा है, ना। क्लोम हो जाएगा, तो ठीक है। पतिया लोम रंध्र हो से, जाएगा। तिलचट्टा, अल्कोहल, श्वास रंध्र, इस अल्कोहल का बनता है, ठीक है। अल्कोहल हो जाएगा। तिलचट्टा भी लाइए, वक्ष गुहा होता है, श्वास रंध्र, ट्रैकिया जिनको कहते हैं, ठीक है, ये जी। इधर चला जाएगा। मतलब ऑप्शन हमारे हिसाब से बी लिया है, मतलब मिला तो ए का 2 ठीक है, बी का 3 ठीक है, ठीक है, सी का 5 ठीक है, डी का 4 ठीक है, और ई का 1 ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिला लीजिएगा, ठीक है। वो जो ये इसको ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है, ट्रैकिया, ट्रैकिया होता है ना, ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं। श्वसन के समय वायु, ठीक है, श्वसन के समय वायु, ठीक है, नासा गुहा श्वास नली से होकर हमारा शरीर फुसफुस में जाती है। फेफड़े वृक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वृक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम के कहलाती है वक्ष गुहा को आकार प्रदान करती है। मतलब डायफ्राम क्या होता है, वो आकार ग्रहण करते रहता है, ठीक है, कभी बड़ा होते रहेगा कभी छोटा होते रहता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डायफ्राम का हमेशा आकार जो होता है सांस लेने के बाद में बदलते भी रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट रुके, कुछ लोग आए, अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको आपको ध्यान में, चलिए बढ़ते हैं। किसी सामान्य वयस्क मनुष्य में विश्राम की अवस्था का दौरान श्वसन क्या होता है, विश्राम की अवस्था की बात हो रही है, ठीक है, बताइए विश्राम अवस्था, रेस्ट पोजीशन। 15 से 18 तो नॉर्मल वे में होता है ना, 9 से क्या 12 लिया है होगा, देखें, हाँ। अरे विश्राम की अवस्था को ही नॉर्मल अवस्था माना है, ठीक है, दौड़ उड़ का है उसको अलग से माना है। अधिक व्यायाम करने पे श्वसन 25 होता है, ऐसे 15 से 18। हम लोग सोचे थे सोने के वक्त, सोने के वक्त में भी सेम कंडीशन रहेगा, ठीक है, 15 से 18 ही रहेगा, ठीक है। मतलब एक विश्राम की अवस्था में नॉर्मल वे में, लेकिन अब दौड़ कर आते हैं, ठीक है, कोई मेहनत भरा काम करते हैं तो श्वसन की दर अधिक हो जाती है, क्योंकि अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, एनर्जी के लिए 25 बार, ठीक है। उच्च वचन के समय पसलियां क्या होती है, तो नीचे की ओर गति करती है, क्या करती है, नीचे की ओर, नीचे की ओर गति करती है। मतलब सांस लेने के समय की सांस छोड़ने के, श्वसन के समय पसलियां आगे, ठीक है, लेने के समय, ठीक है, छोड़ने के समय नहीं, अरे श्वसन में ना सांस लेते हैं, श्वसन में पसलियां ऊपर जाती है। अरे सांस लेके देखिए, विश्वास नहीं हो रहा तो सांस ले, डायफ्राम जो होगा फूलेगा, ठीक है, छोड़ने के समय नीचे जाता है, और छोड़ने के समय नीचे जाता है, ठीक है, हाँ ठीक है, उसको डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है, इसलिए मतलब आकार अपना वो करते रहता है, ठीक है। अरे नहीं बोलते हैं, अरे सिंपल सा, जब आप दरोगा के जाएंगे तो बोलेंगे सांस फुला के, ठीक है, चेस्ट का जो माप लेता है बोलता है ना, तो क्या करते हैं, सांस हम लोग जब लेते हैं तो मतलब क्या होता है,
ऊपर ही जाता है ना। ऊपर की ओर जाता है और छोड़ते से नीचे ठीक, आता है। मतलब श्वसन के समय पसलियां ऊपर की ओर, ध्यान रखेंगे, बाहर की ओर गति करती है, डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है, ठीक है। हाँ, उच्छ्वसन। उच्छ्वसन मतलब छोड़ने के समय पसलियां नीचे की ओर, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर, ठीक है। जंतु और पादप में परिवहन, चैप्टर नंबर 11, क्लास 7, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित पे विचार करें। पचा भोजन, ऑक्सीजन, अवशिष्ट पदार्थ, उपयुक्त में से रक्त किनका परिसंचरण करता है? रक्त के परिसंचरण की गति किसने दी थी, क्या बताएंगे? है। किसने दिया था? लैंड हाँ परिसर कार्ल लैंडस्टीन। लेमन लैंड स्पिनर स्टीनर। लैंड स्टेन के हॉर्वे ने दिया था क्या? आप लोग कुछ भी मतलब याद किए हुए रहा, वो ब्लड ग्रुप बताया था उसने, ठीक है। ब्लड ग्रुप का दिया था। हॉर्वे था, विलियम हॉर्वे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से विचार करें। पचा भोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ, ठीक है, उपयुक्त में से रक्त किसका परिसंचरण करता है? तो ध्यान रखेंगे, सारे ही क्या करता है, ठीक है, सारे ही क्या करता है, ठीक है। पचे हुए भोजन क्षुद्रांश छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़े में ऑक्सीजन को भी रक्त शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। शरीर की कोशिकाएं भी अपशिष्ट उत्सर्जन करती है। रक्त शरीर से ऐसे कई अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है जिनके लिए परिवहन भी करता है, ठीक है। और उसके लिए शीरा और धमनी बना हुआ है, पता ही आपको। चलिए पढ़िए। मानव रक्त में उपस्थित हेमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों कोशिकाओं का इसका परिवहन करती है, सही है। हेमोग्लोबिन सही का रंग लाल वर्णक है, जो ऑक्सीजन के संयुक्त रूप से रक्त का लाल भी रंग करता है, ठीक है। बताइए, दोनों सही है? दोनों सही, सी होगा। दोनों सही है। दोनों के दोनों सही है। हेमोग्लोबिन लाल रक्त गुण का आरबीसी में उपस्थित एक लाल रंग का वर्णक है। हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रंग लाल होता है, ठीक है। सॉरी, किसका रंग लाल होता है? तो ब्लड का, ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है। श्वेत तत्व कोशिकाएं WBC तथा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है, बताइए। रोगाणु का विनाश। विनाश करती रोगाणु है। को नाश कर। खत्म होने के बाद लोगों की संख्या बढ़ गई, क्यों आ रहे हैं आप लोग? ठीक है, ध्यान रखिए, क्या कर रोगाणुओं का विनाश करती है। WBC क्या करती है? रोगाणुओं का विनाश करती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लाइफ कितना होता है? हाँ? जीवन काल सर जी। वही तो लिख रहा हूँ, 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप देखेंगे 3 प्रकार की कनिकाएं होती है। लाल रक्त कनिका, श्वेत रक्त कनिका, एक होता है प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स की संख्या लाखों में होती है। श्वेत रक्त कनिका 2 से 4 दिन जीवन होता है। इनकी जीवन 100 से 120 दिन होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चले। लाख टन कनिका ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। श्वेत टन कनिका उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो कि शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि रक्त का थक्का बना प्लेटलेट्स का काम होता है, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रक्त रक्त वाहिका है, हृदय, विकृत, निम्न में कौन सा हमारा शरीर परिसंचरण का काम करता है? विकृत का काम होता है परिसंचरण में? 1 2 3 का नहीं होता करता। है। हाँ, तो मतलब नहीं। नहीं होता है, नहीं तो इसका नहीं होता है, ठीक है। ये किसका है? तो ये निरीक्षण। उसका है, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ में क्या बोलते हैं उसको यार? अवशोषण वृक का क्या हिस्सा है होता ये है? विकृत। किडनी का। वृक, किडनी, किडनी अच्छा अच्छा, एक्सक्रीशन है हम। एक्सीरेशन में होता है, बिल्कुल, ठीक है। अपशिष्ट रक्त ऑक्सीजन में पचे हुए भोजन अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। धमनी को आर्टरी कहते हैं, इसका शिरा कहते हैं। रक्त वाहिनियां पाई जाती है 2 प्रकार की। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को, ठीक है, शरीर के सभी भागों में ले जाती है। धमनी अध्ययन में चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से अधिक दाब पे होता है, अतः ठीक है, वाहिनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्याशत होती है, ठीक है। सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड को, समृद्ध रक्त को, ठीक है, शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती है, ठीक है। सिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है। सिराओं में ऐसे बाल होते हैं जो कि रक्त को केवल हृदय की ओर ले जाते हैं। सिरा अशुद्ध रक्त को, ठीक है, धमनी शुद्ध को, ठीक है। इस अशुद्ध को शुद्ध करने का काम कौन करेगा? कौन करेगा? लंग्स का। लंग्स नहीं लंग्स करता करता है, दिल करता है, ठीक है, हार्ट, ठीक है, पंप होता है, हार्ट पंपिंग, ठीक है, उसी होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हार्ट के द्वारा होता है। किडनी में भी शुद्ध होता है लंग्स क्या का, सर? लंग्स में, किडनी में नहीं होता है, ठीक है। लंग्स में क्या होता है? लंग्स क्या काम होता है? अब श्वसन के लिए प्रयोग होता है ना, ऑक्सीजन। हाँ। ठीक है। किडनी से क्या होता है? लंग्स किडनी से में अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट लंग्स में पदार्थ। अशुद्ध रक्त में केवल ऑक्सीजन मिला देता है तो शुद्ध हो जाता है। वही वही। चलिए, और CO2 निकालता है दोनों का। चलिए आगे चलते हैं, हो गया ये, आप चलेंगे। 8 क्लास खत्म हो गया। कहाँ 8 क्लास खत्म हुई? 7 ही है तो 8 क्लास कहाँ से हो गया?
नींद में हो गया, सो जाइए, ठीक है। हृदय रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। विकृत मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा, न कि परिसंचरण का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चिकित्सक हृदय स्पंद को बढ़ाने के लिए, हार्टबीट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या चीज का मतलब प्रयोग करते हैं, हार्टबीट नहीं, सॉरी, हृदय का क्या बोलते हैं उसको यार, हार्ट की गति, हाँ हार्टबीट ही बोलेंगे उसको, किसका, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, नहीं मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब वैसे पेस मेकर को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हम मापने के लिए स्टेथोस्कोप देखते हुए डॉक्टर लोग जो रखता आला बोलते हैं ना वो लोग अपने भाषा में, ठीक है, तो इसके लिए स्टेथोस्कोप है, बढ़ाने के लिए पेस मेकर, ठीक है। पढ़ लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट है। हृदय 4 कक्षों में बटा है, दयानिलय बयानिलय करके होता है। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती है, जो हृदय स्पंद कहलाता है। चिकित्सक हृदय स्पंद मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, जो हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित कर देती है। पेसमेकर की बात करेंगे तो हृदय गति को कम हो जाने पर उसे सामान्य स्थिति में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब बढ़ाने के लिए, ठीक है, मतलब बढ़ाने के लिए नहीं कहना उचित होगा, सामान्य स्थिति में बढ़ाएंगे तो भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का प्रयोग संकुचन के विश्रांति के समय विद्युत वाहक बल को मापने के लिए, हृदय की किसी प्रकार का विकार के मापने के लिए किया जाता है। ईसीजी की बात करेंगे हार्ट से रिलेटेड है, ईईजी की बात करेंगे तो ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं का निरूपित करने के लिए, मस्तिष्क संबंधी रोगों का निरूपण करने के लिए ईईजी किया जाता है। ईसीजी हार्ट के लिए, पेसमेकर हृदय की गति बढ़ाने के लिए, ठीक है। डॉक्टर लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मछली हाइड्रास्पेंज निम्नलिखित में से किसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मछली में स्पंज परिसंचरण में, तंत्र नहीं पाया हाइड्रा और जाता है, ठीक है, स्पंज ध्यान में, रखेंगे। मछली में होता है। हाँ मछली में होता है, ठीक है, मछली में होता है और हाइड्रास्पंज में नहीं पाया जाता, ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, याद, ठीक है। चलिए अब चलेंगे आगे। हाइड्रा और स्पंज जैसे कुछ जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वो रहते हैं वही उनके शरीर प्रवेश करके भोजन ऑक्सीजन का आपूर्ति कर देता है, ठीक है। अपो अपो मतलब डायलिसिस होता है, प्रयोग का होता है। निम्नलिखित में किसके अक्रिय होने पर, मतलब कौन चीज काम नहीं करेगा तो हम लोग डायलिसिस का प्रयोग करेंगे। किडनी, हम्म किडनी का, विक्रक, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, विक्रक, ठीक है। विक्रक को ही क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं, ठीक है। विक्रय का मुख्य कार्य रक्त को छानने में होता है। अपोह की विधि द्वारा, ठीक है, विक्रय के अक्रिय हो जाने पे, ठीक है, स्थिति में, ठीक है, किया जाता है। इस विधि से कृत्रिम विक्रय द्वारा रक्त को नियमित रूप से छाना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विक्रय मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विक्रय मूत्र वाहिनियां, ठीक है, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा लवण और यूरिया जल के साथ पसीने तथा मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। शरीर से निकलने वाले पसीना शरीर में हानिकारक तत्वों को बाहर निकलने के साथ साथ, ठीक है, शरीर को ठंडा रखने में भी क्या करता है, सहायक करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे कुछ कुछ जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मछली कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों का अमोनिया के रूप में करती है, ठीक है, सही है। सर्प अपने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सर्प अपने शरीर में अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, तो दूसरा गलत है, पहला क्या सही है। तो सर्प किस रूप में अपशिष्ट को निकालते हैं, सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं। ये पदार्थ यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है, यूरिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यूरिक एसिड होता है, सांप के साथ में होता है, साथ में इसमें भी होता है, छिपकली में भी होता है, पंछी में भी यूरिक एसिड होता है, ठीक है, जो मुख्यतः सफेद रंग का होता है। मानव मूत्र का उत्सर्जन की बात के यूरिया होता है, ठीक है, यूरिया कुछ समय के बाद, ठीक है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वातावरण में, ठीक है, इसलिए स्मेल करता है, ठीक है। आगे आते हैं, रंध्र की बात करेंगे, क्या काम होता है रंध्र का, वाष्पोत्सर्जन में, जाइलम जल का संग्रह, जल का फुलयम अवशोषण, भोजन, भोजन का परिवहन, भोजन को ले जाता है। मूल मूल रोम मूल रोम क्या करता है, अवशोषण जल का अवशोषण, क्या होगा इसका आंसर तो, एक का 4 गलत है, डी का 2 होगा, डी का 2, दिक्कत तो बी जल का परिवहन नहीं, वाष्पोत्सर्जन। बी का 4 फ्लोएम तो खनिज लवण दोनों का करता है ना। ए का क्या लिया, 3 लिया, ए का आपका 3 वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, बी का 2 जल का परिवहन, ठीक है, सी का 1, ठीक है, तो था गलत है। हाँ, तो हाँ तो गलत क्यों बोली, ठीक है, सही तो था,
ठीक है। फ्लोएम की बात करेंगे तो पौधे एवं पौधों में पत्तियों भोजन का संश्लेषण करती है। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है, ठीक है। यह कार्य संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसे फ्लोएम कहते हैं। ये संवाही ऊतक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जाइलम जल एवं पोषक तत्व का परिवहन के लिए पादपों का संवहन ऊतक है, ये भी संवहन ऊतक है। जाइलम एवं फ्लोएम दोनों को दोनों संवहन ऊतक है, ठीक है। पढ़िए इसको, पढ़िए, दोनों सही है। माने में तो पढ़िए ना सही कम से है, कम, ठीक एक है। और सही मूलों द्वारा मृदा में अवशोषित जल, ठीक है, आकर्षित होकर, ठीक है, तने और पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों में जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है। नीचे देखे कूटों में प्रयोग करके बताइए कौन सी है, सही है। ठीक है। तो दोनों को दोनों क्या है, सही है, ठीक है। दोनों सही है। पादपों में वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है, जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा अवशोषित जल, ठीक है, अभिकर्षित होकर तने और पत्तियों में पहुंचता है, ठीक है। तो कथन ए और आर दोनों सही है, ठीक है। और आर ए की मतलब सही स्पष्टीकरण है। वाष्पोत्सर्जन का ये प्रक्रम, ठीक है, क्या पादपों को ठंडा रखने में भी क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर, और पढ़ना है। अच्छा, चलिए। फुसफुस धमनी ऑक्सीजन के समृद्ध रक्त का प्रभाव करती है। फुसफुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रभाव करती है। फुसफुस सिरा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, समृद्ध रक्त का प्रभाव करता है। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट गलत है। उपयुक्त दोनों कथन गलत। फुसफुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय से ये फेफड़ा में ले जाता है। फुसफुस सिरा ऑक्सीजन रक्त को, ठीक है, फेफड़े में, मतलब धमनी अशुद्ध को और सीरा शुद्ध को पहले भी बता चुके हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो धमनी में अशुद्ध रक्त क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ठीक है। शुद्ध वाला कौन होगा, ऑक्सीजन वाला। किसी वयस्क मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है, 100 से 200 बार, कितना बार, 72, ठीक है, अप्रोक्स 72, ठीक है, हार्ट बीट। चलते हैं आगे, पादप में जनन, ठीक है, चैप्टर नंबर 12। कितने थे, 16 चैप्टर है इसमें, 18 है। मैं 2 मिनट का समय लूंगा, 2 मिनट तक क्वेश्चन कोई लोग पूछिए, ठीक है। 2 मिनट तक कुछ भी पूछे, मैं 2 मिनट का समय लूंगा बस, बाकी खत्म कर देंगे। पूछिए 2 मिनट कोई भी लोग। सर एग्जाम टाइम पे प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए। हेलो। बताते हैं, ठीक है, अभी 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है। ठीक। 2 मिनट तक क्वेश्चन पूछे कोई।
मतलब बैठ के टाइम पास कर दिए नहीं? गजब बात है, कोई नहीं पूछा। अद्भुत टैलेंट है आप लोगों में। चलिए, पादप में जनन पे चलते हैं, कायिक प्रबंधन। ठीक है, वेजिटेशन प्रोपेगेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, किनका माइकी को कर रहा है ये? चलिए, कायिक प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कायिक प्रबंधन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है। क्या सही है? तो केवल एक सही है। ठीक है, तो ध्यान रखो, कथन एक सही है परंतु दो गलत है। पादपों में जनन, ठीक है, दो प्रकार से होता है, एक अलैंगिक होता है, एक होता है लैंगिक होता है। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां, खंडन, जिसे खंडन होता है, मुकुलन होता है, ठीक है, बीजाणु निर्माण होता है और कायिक प्रबंधन होता है। इनमें से कायिक प्रबंधन की विधि में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों में नए पादप उगाए जाते हैं। कायिक प्रबंधन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। साथ ही बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया था? तो यहाँ पे अधिक दिया था, इसीलिए गलत है। ठीक है, क्या क्या होता है? अलैंगिक की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अलैंगिक में क्या होता है? खंडन होता है, क्या होता है? क्या लिखा? फ्रेगमेंटेशन, मुकुलन, बडिंग। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेटेशन और कायिक प्रबंधन। ये सारे के सारे होते हैं असेक्सुअल में। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखें। दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल होता है, एक जो होता है असेक्सुअल होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आप चलेंगे कायिक प्रबंधन में नए पादप के जनन, पादप में प्रतिलिपि होते हैं। कायिक प्रबंधन में नए पादप एक ही जनक उत्पन्न होते हैं। क्या सही है? तो दोनों कथन सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब कायिक प्रबंधन में नए पादप का जनक पादप की प्रतिलिपि होता है। ठीक है, मतलब उसी जैसा बिल्कुल। अब ऐसा थोड़ी ना, ऐसा मतलब गुलाब का ठंडा लगाएंगे तो उसमें अड़हुल का फूल निकलेगा, वही निकलेगा। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। विभिन्न सजीवों के जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इष्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है। शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से होता है। मौस और फन का जन्म जीवाणुओं के द्वारा होता है। सही लग रहा है क्या ये सब? तो अभी उसके सही लग बाद, रहा है। ठीक है, सारे के सारे सही है, तीनों कथन सही है। इष्ट एक एकल कोशिका है, जीव है, जिसमें जनन मुकुलन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। मुकुलन में इष्ट कोशिका से छोटा मुकुलन मतलब बाहर निकलता है, और जबकि जनक कोशिका में विलग होकर नई इष्ट मतलब क्या होता है, कोशिका मतलब क्या होता, बनता है। शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से संपन्न होती है। इस प्रक्रिया को शैवाल दो या दो अधिक खंडों में विघटित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों के रूप में वृद्धि करते हैं। मॉस और फन जैसे पादपों में जनन, ठीक है, बीजाणु द्वारा होता है। बीजाणु अलैंगिक जनन करते हैं। ये वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए जाते हैं। ठीक है, एक लंगी पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एक लंगी पुष्प या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्टिकेसर उपस्थित होते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखें। सरसों, गुलाब तथा पिटूनिया के पौधे में उगने वाला पुष्प एक लंगी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका क्या है, इसमें बोला कौन सा सही थे? केवल एक सही है। ठीक है, कथन एक सही। ऐसे पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होता है, स्टिकेसर उपस्थित होता है, एक लंगी पुष्प कहलाते हैं। जबकि जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्टिकेसर दोनों ही होते हैं, द्विलिंगी कहलाते हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे के पौधे एक लंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे में उगने वाले पुष्प, ठीक है, द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। इसलिए कथन दो की बात करेंगे तो क्या है? तो कथन दो जो है सो क्या आपका गलत है। ठीक है, पादपों के परागकण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। परागकण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकण पे पुष्प के वर्तिकाग्र पे होता है। जहां स्व परागकण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश में उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पे होता है, वही, ठीक है, पर परागन में परागकणों का स्थानांतरण उसी प्रकार से किसी अन्य पादप पुष्प के वर्तिकाग्र पे होता है। तो बताइए कौन सही है? परागकण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश के पुष्प पे प्रतिक्राक पे होता है। ठीक है, तो क्या इसका सही लिया? देख लेता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है केवल एक सही लिया है। ठीक है, पुष्प में उपस्थित परागकण हल्के होते हैं, जो वायु, जल तथा कीटों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तथा पुष्प से दूसरे पुष्प पर ले जाए जाते हैं। इन परागकणों का परागकश के पुष्प के वर्तिकाग्र पर हस्तांतरण परागकण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जो इसे स्वपरागकण कहते हैं, परंतु जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प अथवा उसी प्रकार के दूसरे पादप के किसी पुष्प वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो इसे पर परागकण कहते हैं। तो यही उल्टा वहां पे दे दिया था, अगर उसको पढ़ते तो चीजें समझ में आ जाती। पादप का जनन भाग तना होता है, गलत है ना?
हम्म। नर तथा मादा युग्म के नर और मादा युग्मक के युग्म का प्रक्रम परागण कहलाता है, ये भी गलत लिया। परिपक्व होने पे अंडाशय फल में विकसित होता है। डबल रोटी पर फफूंद जीवाणु उत्पन्न करने का एक पादप जीव है, ठीक है। तो 3 और 4 सही है, ठीक है, क्योंकि पादप का जन्म भाग पुष्प होता है, ठीक है। नर और मादा युग्मक के युग्म का प्रक्रम निषेचन कहलाता है, दूसरा भी गलत है। इसमें क्या दिया है, प्रक्रम कहलाता, गलत है, निषेचन होगा, ठीक है। अब आते हैं गति एवं समय के ऊपर प्रश्न है, देखेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन की गति तय करता है? ओडोमीटर। कौन करता है? ओडोमीटर तय करता है, ठीक है। स्पीडोमीटर का प्रयोग करके चाल मापते हैं। एक्सक्लीरोमीटर से मतलब वृद्धि करते हैं, एक्सीलेट मतलब बढ़ाना। अल्टीमीटर से विमानों की ऊंचाई। ऊंचाई। चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, जानते ही आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे विद्युत धारा और इनके प्रभाव, ठीक है। किसी धारा में विद्युत धारा प्रभावित होने और विभिन्न प्रभाव के इनके प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में विचार करें। किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए वो तार तप्त हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर चुंबक की भौतिक व्यवहार करता है, ठीक है। तो दोनों के दोनों कथन क्या सही है। इसीलिए तो अच्छा क्वालिटी का तार अगर नहीं लीजिएगा तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट लगता है, पिघल जाता, नहीं पिघल जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बता गर्म हो जाता है। विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनका उपयोग लघु पतन शॉर्ट सर्किट से रोकने के लिए होता है, ठीक है। सुरक्षा मानक के उच्च विद्युत धारा के प्रभावित होने से विद्युत फ्यूज का तार पिघल जाता है, ठीक है। अगर शॉर्ट सर्किट लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर आएगा, तो सबसे पहले क्या होता है, फ्यूज उड़ता है और सब कुछ मतलब क्या होता है, बच जाता है। क्या होता है, फ्यूज उड़ता है और सब कुछ मतलब क्या होता है, बच जाता है। इसी को लिए बोलते हैं फ्यूज। ध्यान में रखेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार किया। थॉमस अल्वा एडिसन एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, अमेरिकन थे ना सर, ये अमेरिकन थे, अमेरिकन थे, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा, कार्बन प्रेशर का आविष्कार किया, ठीक है। बाकी ये अमेरिकन थे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे, प्रकाश चक्र, ठीक है। समतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और बिंब के समान आकार का होता है, ठीक है। ध्यान में, कैसा होता है, बिंब के समान आकार का होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। आगे चलेंगे, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भौतिक दिखाई देता था और बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब वाम भाग के भौतिक दिखाई देता है, ठीक है। तो दोनों को दोनों सही है, ठीक है। अगर विश्वास ना हो तो आप अपना लेफ्ट हाथ उठाइएगा तो राइट दिखेगा, राइट उठाइएगा तो लेफ्ट दिखेगा, उल्टा बनता है, ठीक है। हाँ? ठीक है, ध्यान, समतल दर्पण बने प्रतिबिंब का दक्षिण वाम दिखाई देता है तथा वाम दक्षिण वाम दिखाई पड़ता तथा वाम दक्षिण दिखाई देता है, ठीक है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में, हेलो, आवाज आ रही क्या? हाँ हाँ आ जी रही है। आ आपतन रही दर्पण है। के विभिन्न उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। चिकित्सकों के द्वारा, ठीक है, आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने का उपयोग होता है, ठीक है। वाहन चालकों के पीछे के लिए वाहनों का पार्श्व दर्पण, साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, गलत है, ठीक है। क्या होता है, गलत उत्तल का है। प्रयोग होता है साइड मिरर के रूप में। और डॉक्टर वगैरह जो होता है शरीर के अंदर देखने के लिए भी इसी का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें क्या बताना है, साइड मिरर के रूप में उत्तल का प्रयोग होता है एंडोस्कोप के प्रोसेस में। लेंसों के संदर्भ में एंडोस्कोप में अवतल ही होता है ना। क्या सर? एंडोस्कोप जो होता है शरीर के अंदर में देखते हो, अवतल का यूज करते हैं ना, कान, नाक, आँख में एंडोस्कोप के देखने के माध्यम लिए से। कहते हैं अवतल का। जी सर हाँ। अवतल दर्पण का। चलिए आगे चलते हैं। दंत विशेषज्ञ जो होता है वहां पे भी यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग जो खाना वगैरह जो खाते हैं, ठीक है, क्या वो कौन सा बोलते हैं उसको, ठीक है, वहां पर भी अवतल ही होता है। लेंसों के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। उत्तल लेंस सदैव वास्तविक उल्टा तथा आकार में बिंब से बड़े प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। उत्तल तो बड़ा तो नहीं बनाता है ना भाई, छोटा बनाता है। छोटा बनाता है। अवतल लेंस सदैव आभासी सीधा तथा आकार के बिंब के छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दोनों गलत लग रहा है क्या? ये दोनों सही लग रहा गलत है। ठीक है, कौन सा कथन सही, केवल 2 सही बता रहा है। कथन एक गलत है क्योंकि उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, परंतु बिंब लेंस से अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा आवर्धित होता है। उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस की तरह उपयोग भी किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे उत्तल लेंस के ऊपर पड़ने वाले, ठीक है, आपतित प्रकाश को अभिसारी अंदर की ओर मोड़ना कर देता है, जिसके लिए अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कथन 2 सही है। अवतल लेंस सदैव आभासी सीधा तथा आकार में बीम से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अवतल लेंस उस पर आपतित प्रकाश को प्रसारित करता है, अतः इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, दूसरा सही है, गलत नहीं है।
निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है, ठीक है। इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना है, तो दोनों को दोनों सही है। कलर की बात करेंगे, VIBGYOR, ठीक है, यही है। यही आपका श्वेत प्रकाश का भी होता है। जल एवं बहुमूल्य संसाधन की बात करेंगे, ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं या फिर नहीं मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 71% तो जल तो है। ताजा जल पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का मात्र 1% है, लगभग इतना है, ठीक है। 1% से भी कम है, मात्र इतना परसेंट है। 2003 में अंतर्राष्ट्रीय लवण वर्षा जल दिवस मनाया गया था। निम्नलिखित कौन सा कारक जल की कमी के हेतु उत्तरदायी? औद्योगिकरण, बढ़ती जनसंख्या, जल संसाधनों का कुप्रबंध। सारे के सारे सही लग रहे हैं ना? सब सही। अरे काम का नहीं कर रही है, इसको भी नींद आने लगा क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। तो सारे के सारे कारण सही है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सी सिंचाई व्यवस्था में सर्वाधिक मितव्ययी है? मतलब सबसे अच्छा कौन होता है? बूंद सिंचाई, इनको बोलते क्या है? ड्रिप सिंचाई, ठीक है। बूंद सिंचाई सबसे बढ़िया है, इसको ड्रिप क्या बोलते हैं? उसको ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है, काफी अच्छा से। आप लोगों ने देखा है ड्रिप सिंचाई होते हुए? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक होता है ड्रिप स्प्रिंकल, इरिगेशन, जो पहले पहले हाँ, सब्सिडी में मिलता उसमें भी था। उसमें स्प्रिंकल में उसको क्या जाता, सब छींटा मारते हैं उसमें। नोजल लगा के उसमें। हाँ, नोजल लगा छींटा मारते हैं स्प्रिंकल में। देखिए ये आपका ड्रिप सिंचाई है, दिख रहा है? ये आपका क्या है? फोटो दिखा दे भैया, फोटो नहीं दिखाएगा क्या? ठीक है, देखिए इस तरीके से किया जाता है ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। इसमें एक बार पानी डाला जाएगा, अब पानी डालेंगे ना तो सब में से निकलेगा, ठीक है। ये ड्रिप इरिगेशन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, देख रहे हैं सारे खेत में लगा हुआ है, ठीक है। इसमें पानी का बहुत बचत होता है। अब फसल के हर एक हिस्सा को मतलब क्या होता है, इससे मतलब प्रॉफिट होता है। ये आपका ड्रिप इरिगेशन है, ठीक है। देखिए बहुत बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। भारत में तो अभी उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट काम कर रही है ड्रिप इरिगेशन पे, ठीक है। और ये आपका मेंस में प्रश्न भी आ चुका है इसमें। चलिए हम लोग आगे आ गए, ठीक है। चलिए, सही विकल्प का चयन करना। विश्व के सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत स्थिर रहती है, गलत बात है, ठीक है। भूमि के जल की कुल मात्रा नियत रहती है, गलत बात है। विश्व के समुद्र और महासागर में जल की कुल मात्रा नियत रहती है, गलत बात है। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत रहती है, सही है। क्यों नियत रहती है? तो भाई तो क्या होता है, जल का साइकिलिंग होता है ना, जितना जल गया उतना फिर बारिश होकर फिर से दोबारा आ गया, ठीक है। तो साइकिलिंग की वजह से विश्व में जल का तो नियत तो रहता है, लेकिन समुद्र में, ठीक है, नदी में, पानी में, क्या बोलते हैं, तालाब में नियत नहीं रहता, लेकिन विश्व में जल का नियत रहता है। तो भाई ठीक है, 71% तक जल है तो 71% ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि धूप हुआ, बन फोटो क्या बोलते हो, कौन सा प्रोसेस होता है? वाष्पीकरण होकर ऊपर उड़ा, फिर मतलब बारिश की वजह से वही जल फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। वन हमारी जीवन रेखा मलाई, तो क्या होगा, घास को, गरुड़ को कीट सांप खाएगा। खाएगा, सांप मेढक को खाएगा, मेढक कीट को खाएगा, कीट बेचारा घास को खाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, घास को कीटों के द्वारा खा लिया, जैसे मेढक खा लेते हैं, मेढक सांप को खाते हैं, सांप को गरुड़ खा लेते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। अब घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह मृत पादपों और जंतु उत्तकों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्व की आपूर्ति को बनाने में सहायक करते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व तो सही नहीं है? वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, ठीक है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, होते हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यही गलत है मतलब। अपशिष्ट जल की कहानी की बात करेंगे। अपांग, स्लज और बायोगैस अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद हैं, ठीक है। इन उत्पादों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम के उत्पन्न अपतांग का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाला बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के रूप में किया जाता है।
दोनों सही सही है। हैं? दोनों के दोनों सही है, ठीक है। उपयुक्त दोनों कथन सही। अपशिष्ट जल उपचार के दौरान उत्पन्न अपांग का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिनसे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व मूल रूप से वापस आ जाते हैं। क्लोरीन एवं ओजोन गैस जैसे रसायन का प्रयोग जल पे रोगाणु रहित, ठीक है, करने के लिए होता है, बिल्कुल ठीक है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली बायोगैसों का उत्पन्न उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है, साथ ही इनका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी होता है। कृमि अपंग प्रसंस्करण क्या होता शौचालय है? हाँ, कहाँ अपंग अपांग? क्या होता है? अभी ऊपर पढ़े स्लाज, ना। स्लाज स्लाज होता है, हाथ एस के एल नीचे यू किया डी जी जाता है। स्लाज को बोलते हैं, ठीक है। अरे नहीं होता है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आपका क्या तो बच कैसे जाता है समझाते वही। हैं? हाँ, उसी ये को जो स्लज स्लज शब्द दिया होगा इसके लिए, स्लज। असलज दिया हुआ। बायोगैस अपशिष्ट जल उपचार के लिए सह उत्पाद है, ठीक है। गूगल करके देख लीजिए क्या होता है इसका शुद्ध मीनिंग। कृषि प्रसंस्करण शौचालय के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार के समय मानव मल को केचुआ द्वारा उपचारित किया जाता है। इस उपयोग में जल की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। मानव जल पूर्णतः क्रीम केकों में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अत्यधिक समृद्ध पोषक है, ठीक है। तो ये अत्यधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी सबका सब सही है, सही। ठीक है। बाकी इसी के साथ आपका क्लास 7 भी क्या होता है, समाप्त हो गया, ठीक है। ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम कितने बजे का से लक्ष्य लिए थे, 1 बजे का ना, 1:30 बजे उससे पहले समाप्त हो गया, ठीक है। कल चैप्टर 8 पढ़ेंगे।